हेलो, गुड मॉर्निंग सर। आपके लिए गुड मॉर्निंग, हमारे लिए गुड इवनिंग Yeah, है। good morning. हैप्पी Yeah, गुरु पूर्णिमा सर। yeah, thank you. आज का सेशन स्पेशली सर हमने आज कैंसर के लिए ही रखा है, क्योंकि काफी सारे पेशेंट जो आज यहाँ बैठे हैं मोस्टली रिकरेंस है उनका। तो उनको एक बार Okay. जानना भी था स्टेम सेल का डिटेलिंग, और वापस क्यों हो रहा है, और वो तो परेशान है ऑलमोस्ट सब जगह Hmm. घूम के, और फिर स्टेम सेल के लिए है। तो हमने आज आप सबको भी बता दें कि प्रणव सर को इसके लिए हमने लिया। प्रणव सर राइट नाउ यूएस में है और हमारे लिए ये सेशन ले रहे हैं। लास्ट नियर अबाउट 39 ईयर से इसी फील्ड में है, मेडिकल फील्ड में, और लास्ट 10 ईयर से सिर्फ और सिर्फ स्टेम सेल पर ही काम कर रहे हैं। तो मोस्टली पेशेंट को ट्रीट करने के ही एरिया में उनका पूरा फोकस है। तो आज हमारे साथ फॉर्चुनेट है कि प्रणव सर हैं और हमको पूरा गाइड करेंगे। आप लोग पेशेंसली पूरी चीजें समझिएगा, उसके बाद आपका जो भी क्वेश्चन रहेगा वो हम लोग ले लेंगे। ठीक है। ओवर टू यू सर। थैंक यू एंड वेलकम। Yeah, yeah, thank you. Good morning. गुड मॉर्निंग सर। यहाँ पर गुड मॉर्निंग है, वहां पर इट इज गोइंग टू बी गुड इवनिंग। या तो मैं बेसिकली हूँ अभी यूएसए में। आई एम हियर फॉर नियरली अनदर 1 मंथ। एक महीने के अंदर आई विल बी बैक। हाँ, हाँ, तो या बाय 10th of August आई विल बी देयर इन बड़ौदा। तो तब तक मैं हूँ यहाँ पर हूँ, फिर भी आई कैन गेट कनेक्टेड विथ यू। सर एक बार आपको अनम्यूट करना रहेगा, क्योंकि मैंने सबको पहले अनम्यूट कर दिया सबको, नहीं तो फिर बीच में ठीक है, सब ठीक आ है। जाते हैं। ठीक है सर। ओके हाँ, सर। हाँ, हाँ। थैंक यू ठीक है, सर। ठीक है, नो इश्यू। ये सेशन के बाद किसी को भी बात करना है, आस्क देम टू रेज देयर हैंड्स। राइट। तो वो रेज सर करेंगे हैंड, तो अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन अनम्यूट देम। राइट सर। ओके। राइट। तो यहाँ पर जैसे मेरे को बताया गया कि मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स आर कैंसर पेशेंट। आउट ऑफ देम यू कैन से मोर देन 70-80% पेशेंट्स दे आर हैविंग अ रीअकरेंस। दोबारा से हुआ है। सो इट इज वेरी कॉमन एज फार एज माई एक्सपीरियंस इज कंसर्न। मैं आपको बताऊं कि मेरे पास जितने भी कैंसर के पेशेंट आते हैं उसमें से नियरली 80% पेशेंट्स दे कम विथ अ रीअकरेंस। व्हाई दिस रीअकरेंस? एक बार कोई चीज आपका खराब हो गया, दैट हैज बीन एम्प्यूटेड, उसको रिमूव भी कर दिया। उसके बाद कीमोथेरेपी चली, उसके बाद आपको चली रेडियोथेरेपी। और उसके बावजूद भी, इवन तो ये सारी चीजें होने के बाद भी यू आर ऑन ओरल मेडिकेशंस, वो तो चालू ही है, और फिर भी रिकरेंस होता है। व्हाई इट हैपेंस? तो ये सारी चीजें जानना है। ये जानना है उसका उपाय क्या होगा, व्हाट विल बी द फाइनल सॉल्यूशन टू इट, सो दैट कैंसर है तो वो जाए, जाने के बाद वो दोबारा से ना आए। राइट। तो हमको उसके लिए जानना पड़ेगा कि एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस, हमारे बॉडी के साथ क्या क्या हो रहा है। ऐसी क्या चीजें हैं जो हम ठीक से क्योर हो सकते हैं, कर सकते हैं? कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसे हम क्योर नहीं कर सकते? राइट। तो मोस्ट ऑफ द टाइम किसी भी बंदे को आप पूछो कि व्हेन ही गोज टू डॉक्टर, व्हाई ही गोज, पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है तो क्यों जाता है? क्योंकि वो सफरिंग में है, उसको दिक्कत है, उसको तकलीफें है, एंड ही वांट टू गेट रीड ऑफ दैट। उससे बाहर निकलना चाहता है। जो डिसीज लेके जाता है पेशेंट, मोस्ट ऑफ द टाइम किसी भी डॉक्टर के पास जाओ, दे ट्रीट यू, आप वो डिसीज से बाहर आ जाते हो। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि वो जो डिसीज है वो ठीक से नहीं गया, वो दोबारा से होता रहता है। कहने का मतलब कि 90% केस के अंदर ये होता है कि जितने भी डिसीज लेके हम डॉक्टर के पास जाते हैं, मोस्ट ऑफ द देम वो ऐसे है कि जो क्रोनिक डिसीज है, जिसका कभी कोई इलाज नहीं है, उनको वो सिर्फ ट्रीट कर सकते हैं। मीन्स दे कैन गिव यू सिम्टोमेटिक रिलीफ, उसको क्योर नहीं कर सकते। बहुत सारे ऐसे डिसीज है जिसको क्योर होता भी है। तो ऐसे कौन से डिसीज है? सो मेनली डिसीज को देखा जाए तो वी डिवाइड इट इनटू मेनली टू। एक है एक्सटर्नली एक्वायर्ड डिसीजेस, जो बाहर से हमारे बॉडी के अंदर आते हैं, जैसे इन्फेक्शनल्स कोई भी है, चाहे वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, चाहे वो वायरल इन्फेक्शन हो, चाहे वो प्रोटोजुअल इन्फेक्शन हो, पैरासाइटिक इन्फेक्शन हो, फंगल इन्फेक्शन हो। तो बाहर से ये जो भी इन्फेक्शन बॉडी में आते हैं वो सारे के सारे डिसीज इट कैन बी क्योर्ड। उसको 100% हम बाहर कर सकते हैं। 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन का मेडिकेशन रहता है। वो ट्रीटमेंट के बाद आदमी वहां से निकल जाता है। मीन्स ही कैन गेट रीड ऑफ दैट इश्यूज, वो सारे डिसीज जो है वो उससे निजात पा सकता है। लेकिन बहुत सारे डिसीज ऐसे भी है
कि जो एक बार आ गए मीन्स वो कभी नहीं जाते। हाँ, यू कैन डेफिनेटली गेट सिम्टोमेटिक रिलीफ, आपकी दिक्कतों में कमी हो सकती है, लेकिन वो डिसीज से आप कभी बाहर नहीं निकल पाते। और ऐसे जितने भी डिसीज है, दे आर व्हाट, दे आर इंटरनली डेवलप्ड डिसीज, दे आर नॉट एक्सटर्नली एक्वायर्ड, दे आर इंटरनली डेवलप्ड, यानी हमारे आपके बॉडी के अंदर से वो पैदा हुए। ऐसे कौन से डिसीज है? ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, थायराइड है, थैलेसेमिया है, सिकल सेल एनीमिया है, सीकेडी, एकेडी, किडनी के डिसीजेज है, कार्डियक डिसीजेज है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है। तो ये जितने भी डिसीजेज है वो सारे ऐसे डिसीज है जो बॉडी के अंदर से पैदा हुए। ऐसे कोई भी डिसीज लेके आप डॉक्टर के पास जाओ, दे विल गिव यू गुड मेडिकेशंस, उससे वो आपको ट्रीट करेंगे। आपको शुरुआती तौर पे यू विल फील कि नाउ यू आर इन अ बेटर कंडीशन, आपको ये लगेगा कि आप इससे बाहर निकल गए, लेकिन वो कभी होता नहीं। वो जो होता है वो आपको देता है क्या? सिम्टोमेटिक रिलीफ, यानी आपके जो रोग के लक्षण होते हैं उसको वो दबाता है, नथिंग एल्स। वो रोग को कभी मिटा नहीं पाता, मीन्स दे कैन नॉट क्योर एनी डिसीजेस। तो ऐसा क्यों होता है? अगर वो भी डिसीज है तो वो क्यों नहीं जाते? डिसीज बोलने के लिए वो डिसीज है बिकॉज इट इज ए पैथोजेनिक कंडीशंस, बट एट द सेम टाइम वो सारे जितने भी डिसीज है वो प्रैक्टिकली डिसीज नहीं होकर के होते क्या है? ऑर्गेनल डिसऑर्डर्स, यानी आपका कोई अंग जिस तरह से काम करना चाहिए, जिस कैपेसिटी में काम करना चाहिए, जिस तरह के रिजल्ट्स प्रोड्यूस करना चाहिए, वो नहीं हो रहा। देयर इज अ डिसऑर्डर ऑफ द ऑर्गन। और वो किसी भी, सपोज इफ वी टेक डायबिटीज, इफ वी टेक ब्लड प्रेशर, इफ वी टेक सीकेडी, किडनी का प्रॉब्लम, ये क्यों होते हैं? ऑर्गेनल डिसऑर्डर से होता क्या है कि आपका ऑर्गन को जैसे काम करना चाहिए वो नहीं कर रहा है। यानी अगर आपकी किडनी का प्रॉब्लम आया है, आपका सीरम क्रिएटिनाइन बढ़ा हुआ है, आपका फिल्ट्रेशन रेट ईजीएफआर हैज गॉन डाउन, जो होना चाहिए 90 के ऊपर, हो गया अभी 5-7, मीन्स योर किडनी इज नॉट फंक्शनल। तो वहां पर हुआ क्या? व्हाट इज अ प्रॉब्लम? सुनो, किडनी का काम क्या है? आपके बॉडी के अंदर जितने भी इंप्यूरिटीज है, टॉक्सिन्स है, दैट इज टू बी रिमूव। वो ब्लड में से उसको रिमूव करना होता है और उसको बॉडी से बाहर निकालना होता है थ्रू यूरिन, इट रिमूव्स आउट। ये काम कौन करता है? किडनी। लेकिन ये किडनी काम करती है? नहीं करती। किडनी के अंदर जो स्पेशलाइज सेल होते हैं जिसको बोलते हैं नेफ्रॉन्स, ये नेफ्रॉन्स वो काम करते हैं। एज वी नो के नेफ्रॉन्स कैसे होते हैं? फनल शेप के, छन्नी के शेप के होते हैं ना। बहुत सारी जितनी भी इंप्योरिटीज है बॉडी में से उसको निकाल करके बॉडी से बाहर करती है, और प्यूरिफाइड जो ब्लड बचा है अभी उसको बॉडी के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम में वापस देती है। तो ये किडनी का काम है, जो करता है कौन? नेफ्रॉन्स। तो डैमेज अगर हुआ है तो कहाँ हुआ है? नेफ्रॉन में, स्पेशलाइज सेल में। अगर मान लो कि किसी को डायबिटीज आ गया, डायबिटीज क्यों आया? क्योंकि हमारे बॉडी बॉडी के अंदर क्या है? पेनक्रिया। पेनक्रिया का काम क्या है? इंसुलिन पैदा करके सिक्रेट करना। क्या पेनक्रिया इंसुलिन पैदा करता है? कहने के लिए हाँ, लेकिन एक्चुअली होता क्या है कि पेनक्रिया के अंदर जो बीटा सेल्स है, विच आर द स्पेशलाइज सेल, ओनली एंड ओनली बीटा सेल हैज गॉट दैट पावर टू प्रोड्यूस एंड सिक्रेट द इंसुलिन। तो अगर हमारा इंसुलिन कम बन रहा है या कम सिक्रेट हो रहा है, वो क्यों हो रहा है? बिकॉज बीटा सेल्स हैव बीन डैमेज्ड, स्पेशलाइज सेल की डैमेज। कहने का मतलब कि हमारे बॉडी के जो जो ऑर्गन जिस हिसाब से काम करने चाहिए वो नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वो ऑर्गन के लिए बने जो स्पेशलाइज सेल है वो डैमेज हो चुके हैं। अभी मैंने 4-5 दफा बोला कि स्पेशलाइज सेल, सेल के बारे में तो हम जानते हैं, लेकिन व्हाट इज स्पेशलाइज सेल, हाउ इट इज डिफरेंट, राइट? समझने जैसी बात यह है कि देखो, हमारा बॉडी, पूरा बॉडी, नॉट एन ऑर्गन, पूरा बॉडी बना है किसका? सेल्स। द स्मॉलेस्ट एटम ऑफ योर बॉडी इज सेल। सेल में से फिर टिश्यूज, टिश्यूज से मसल्स, मसल्स से ऑर्गन्स, ऑर्गन से सिस्टम्स, एंड द होल बॉडी इज बीइंग कंप्राइज्ड ऑफ द सिस्टम्स, राइट? तो पूरा का पूरा जो बॉडी बना है उसके बेस में क्या है? सेल। हाउ मेनी सेल्स आर देयर? कितने हैं? ट्रिलियंस। इट इज नॉट इन मिलियंस और बिलियंस, इट इज इन अ ट्रिलियंस ऑफ नंबर। तो ये ट्रिलियंस ऑफ जो सेल्स है, आर दे सेम? आर दे अलाइक? नेवर। देयर आर मोर देन 220 प्लस डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स।
हमारे बॉडी के ऑर्गन के लिए चाहिए हमको 220 प्लस सेल्स, और 220 हम याद रखना चाहेंगे तो नहीं रख पाएंगे। बट लेट अस अंडरस्टैंड कि सेल दो टाइप के होते हैं। 220 को भूल जाओ, वी डिवाइड इट इनटू टू ओनली। एक होता है नॉर्मल या तो रेगुलर सेल्स, और एक होता है स्पेशलाइज सेल। नॉर्मल या रेगुलर सेल में क्या है, यू कैन फाइंड दैट सेल थ्रू आउट योर बॉडी। सर से लेके पांव तक हर जगह पर आप इसको पाए जाते हो, राइट। सो यू कैन फाइंड नॉर्मल और रेगुलर सेल्स थ्रू आउट योर बॉडी। ये ऐसे सेल है जो हजारों की संख्या में रोज मरते हैं और नए नए रोज पैदा हो जाते हैं। सो आपके बॉडी के किसी भी पार्ट में कहीं पर भी कोई भी इजा हुई या कोई भी सेल्स डैमेज हुआ तो डेफिनेटली दोबारा से पैदा हो जाता है। ये सारे नॉर्मल सेल्स है, सर से लेके पांव तक दे आर सेफ, दे आर अवेलेबल। दूसरे किस्म के जो सेल्स होते हैं दे आर स्पेशलाइज सेल। स्पेशलाइज सेल, नाम से ही पता चलेगा कि देयर इज समथिंग स्पेशल, वो कुछ नया है, कुछ अलग है। व्हाट इज दैट? अनलाइक नॉर्मल सेल्स और रेगुलर सेल्स, ये आपको पूरे बॉडी में हर जगह पर नहीं पाए जाते। यू कैन फाइंड देम ओनली एंड ओनली इन दैट ऑर्गन जिसके लिए वो बने हैं, जिसके लिए वो काम करते हैं। तो कहने का मतलब कि स्पेशलाइज सेल्स आर व्हाट? दिस आर द सेल्स which are available for that specific organ. It is found only and only in that organ, and it can function for that organ only. कहने का मतलब कि जिस ऑर्गन के लिए बना है वहीं पर पाए जाएंगे, उसी के लिए काम कर सकते हैं, उसके अलावा कहीं नहीं पाए जाएंगे। और ये जो स्पेशलाइज सेल है, स्पेशलाइज सेल के मैं दो तीन एग्जांपल दूं सो दैट यू कैन मेक इट क्लियर कि क्या है। ऑप्टिक सेल की अगर बात करें, दे आर स्पेशलाइज सेल। ऑप्टिक सेल्स आर मेंट फॉर योर आईज, आपकी आंखों के लिए बने हैं। आप जो देखते हैं वो दिखाने का काम कौन करता है? ऑप्टिक सेल्स। कहाँ पाए जाएंगे? सिर्फ और सिर्फ आंखों में। कार्डियक सेल्स, ये आपके हार्ट के लिए बने हैं। कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन, राइट, इट डज द पंपिंग ऑफ योर हार्ट। कहाँ पाए जाएंगे? सिर्फ हार्ट में, हार्ट के अलावा ये कहीं नहीं पाए जाएंगे। मैंने बताया सीकेडी, नेफ्रॉन्स, दैट वर्क्स फॉर योर किडनी, वो सिर्फ और सिर्फ किडनी में पाए जाएंगे। वो आपकी किडनी का काम जो है कि जितना भी इंप्यूरिटीज है, जितना भी टॉक्सिन्स है बॉडी के अंदर, उसको निकाल बाहर करना थ्रू यूरिन, तो वो सिर्फ वही कर सकते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ किडनी में पाए जाएंगे, कहीं और नहीं। बीटा सेल्स आर मेंट फॉर योर पेनक्रियास, वो सिर्फ पेनक्रिया में पाए जाएंगे, कहीं और नहीं। कहने का मतलब कि ऐसे जितने भी स्पेशलाइज सेल है जिस ऑर्गन के लिए बने हैं वहीं पर पाए जाएंगे, उसके अलावा कहीं नहीं। और वो काम भी सिर्फ उस ऑर्गन के लिए कर सकते हैं, राइट। तो कहने का मतलब कि जो स्पेशलाइज सेल है दे आर मेंट फॉर दैट स्पेसिफिक ऑर्गन, वहीं पर पाए जाएंगे, उसके अलावा कहीं नहीं। और उसका प्रॉब्लम सिर्फ एक है कि अगर स्पेशलाइज सेल एक बार डैमेज हुआ या डिस्ट्रॉय हुआ तो ना तो वो दोबारा से रिपेयर होते हैं, ना ही रीजनरेट होते हैं। सो स्पेशलाइज सेल्स कैन नॉट बी रिपेयर्ड नॉर इट कैन बी रीजनरेटेड। इसका मतलब क्या हुआ कि जिस ऑर्गन में सेल्यूलर डैमेज, स्पेशलाइज सेल के सेल्यूलर डैमेज से जो दिक्कत आई वो कभी नहीं जाने वाली, क्योंकि वो सेल नया पैदा ही नहीं होगा। हमको अगर किसी ऑर्गन को ठीक करना है, अगर ऑर्गन बीमार पड़ा, ठीक से काम नहीं करे, तो हमको अगर ठीक करना है तो किसको करना पड़ेगा? स्पेशलाइज सेल को ठीक करना पड़ेगा। जो स्पेशलाइज सेल है उसको या तो हमको रिपेयर करना है या तो उसको नए से रिप्लेस करना है। अगर वो हम कर पाए तो वो ऑर्गन ठीक से काम कर पाएगा। ये पॉसिबल है? नहीं है, बिकॉज एज पर मेडिकल साइंस स्पेशलाइज सेल्स कैन नॉट बी रिपेयर्ड नॉर इट कैन बी रीजनरेटेड। तो डॉक्टर को मालूम है कि जो आप लेके गए हो उनके पास जो दिक्कत है, ऑल द डिसीजेस, चाहे वो ब्लड प्रेशर है, चाहे वो थायराइड है, चाहे वो थैलेसेमिया है, सिकल सेल एनीमिया है, सीकेडी, एकेडी, डायबिटीज, यू नेम एनी, तो वो उनको मालूम है कि ये पैदा क्यों हुए, बॉडी के अंदर से क्या होने से हुए, ऑर्गेनल डिसऑर्डर के। ऑर्गेनल डिसऑर्डर आया कहां से? स्पेशलाइज सेल्स के डैमेज होने की वजह से। और उनको मालूम है कि स्पेशलाइज सेल ना तो रिपेयर होगा ना वो दोबारा से रीजनरेट होगा, तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं। लाइफ टाइम पर्सन वुड हैव टू सफर। जो पेशेंट है उसको लाइफ टाइम सफरिंग में रहना पड़ेगा। क्या कर सकता है डॉक्टर? दे कैन गिव यू मेडिकेशंस जो इसका प्रोग्रेशन है उसको या तो स्टॉप कर सके या तो फर्दर आगे बढ़ने में डिले कर सके। उसके जो सिम्टम्स है
रोग के जो लक्षण है उसको वो दबा सके या उससे उससे आपको निजात दिलवा सके। दैट इज व्हाट मेडिकल साइंस कैन डू एट दिस जंक्चर। तो कहने का मतलब कि मेडिकल साइंस, एलोपैथी में आज जितने भी डिसीज ठीक होते हैं वो सारे के सारे एक्सटर्नली एक्वायर्ड डिसीज है। इंटरनली डेवलप डिसीज कोई भी ठीक नहीं होता, उसको आप सिर्फ मैनेज कर सकते हो, ट्रीट कर सकते हो, बट यू कैन नॉट क्योर। अगर हमको इसको ठीक करना है तो हमको करना क्या पड़ेगा? वी हैव टू गो टू द बेस। हमको उसके रूट तक जाना पड़ेगा। वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एक्चुअली हैपेंड वहां, राइट? तो वहां पर क्या हुआ है वो हमको पता होना चाहिए। वो अगर हम ठीक कर पाए उसको जड़ से, तब ये रोग जा सकता है। तो जितने भी इंटरनली डेवलप डिसीजेज है, ऑल क्रोनिक डिसीजेज, तो उसको हम जानते हैं कि वो सेल्यूलर डैमेज की वजह से हुए, स्पेशलाइज सेल के सेल्यूलर डैमेज। मेडिकल साइंस से कभी ये ठीक नहीं होता। तो अगर उसको ठीक करना है तो क्या करना पड़ेगा? वो जो स्पेशलाइज सेल डैमेज हुआ है उसको हमें रिप्लेस करना पड़ेगा। एक घर का ही एग्जांपल ले कि अगर आपके घर में कोई नल लीक हो रहा है, टपक रहा है, पानी बंद ही नहीं हो रहा, व्हाट डू यू डू? यू कॉल अ प्लम्बर। प्लम्बर आता है, वो सारी चीजें देखता है, आकर के वो सिर्फ वो एक छोटा सा पार्ट, वॉइसर, वॉइसर को चेंज करता है, या तो पिंडल की जरूरत है उसको चेंज कर लिया। वो करने के बाद दूसरी सेकंड से वो प्रॉपरली फंक्शन में आ जाता है आपका टैप। वो लीकिंग उसका बंद हो जाएगा। किया क्या? जो चीज खराब थी उसको रिप्लेस कर दिया नए से। सेम वे हमारे ऑर्गन के अंदर जो स्पेशलाइज सेल अगर एक बार डैमेज हुए हैं या डिस्ट्रॉय हुए, वी नीड टू रिप्लेस इट विथ अ न्यूअर और अ फ्रेशर वन विच इज एक्टिव, फंक्शनल। तो हमको भी करना क्या पड़ेगा? वहां पर नया स्पेशलाइज सेल लाके रखना पड़ेगा या तो नया पैदा करना पड़ेगा। तो ये मिलेगा कहाँ से? इफ यू नो वेयर व्हाट आर द सोर्सेस, तब हम उसको लेकर के आ सकते हैं। व्हाट आर द सोर्सेस? स्पेशलाइज सेल लाना है, जनरेट करना है। व्हाट आर द सोर्सेस? कहीं पर नहीं मिलते, नोवेयर। कोई मेडिकल स्टोर, कोई दुकान, कोई हॉस्पिटल, कोई लेबोरेटरी नहीं मिलते वो। तो आपको मिलेंगे कहाँ से? वो मिलेंगे सिर्फ एक जगह से, और वो जहां से वो पैदा हुए थे। क्योंकि अगर स्पेशलाइज सेल है तो डैमेज हुआ ना, स्पेशलाइज होता नहीं तो डैमेज होता नहीं। वो स्पेशलाइज सेल है, हमारे बॉडी के अंदर है, यानी हमारे बॉडी के अंदर वो पहले से है। और पहले से है यानी हमारे बॉडी के अंदर स्पेशलाइज सेल था, डैमेज हुआ है। तो उसका सीधा सा मतलब है कि वो जहां से आया होगा हम उसको वहां से लाना पड़ेगा। मान लो कि अगर किसी को डायबिटीज है, किसी को हार्ट रिलेटेड इश्यू है, किसी को किडनी रिलेटेड इश्यू है, तो उनके जो स्पेशलाइज सेल डैमेज हुए तो वो कहाँ से? बॉडी के अंदर से ही हुए ना, वो ऑर्गन में से ही हुए। वो ऑर्गन आया कहाँ से? हमारे बॉडी के अंदर। ऐसा कभी हुआ कि एक बच्चा पैदा होने के एक दिन के बाद हमने आंखें फिट की, एक डेढ़ घंटे के बाद हमने हार्ट फिट किया, 2 3 5 मिनट के बाद हमने किडनीज लगाई उसके अंदर? नहीं ना। तो हम जो भी है वो अंदर से तैयार हो गया है। कहाँ से? फ्रॉम द वूम्ब ऑफ अ मदर, माँ के गर्भ से। जितने भी ऑर्गन्स हमारे डेवलप हुए वो कहाँ पर हुए? इन अ वूम्ब ऑफ अ मदर। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली हैज हैपेंड। एज वी नो, लाइफ का हमारा सोर्स क्या था? द स्पर्म एंड ओवा दैट फ्यूज्ड, राइट? स्पर्म एंड ओवा दैट फ्यूज्ड, पुरुष बीज और स्त्री बीज का मिलन होने से फर्टिलाइजेशन के बाद फर्स्ट सेल इज जनरेटेड, एंड दैट फर्स्ट सेल इज नोन एज ए जाइगोट। दिस जाइगोट इज अ फर्स्ट एवर सेल ऑफ योर लाइफ। आपका पूरा बॉडी वो एक सेल में से बना है। और वो कैसा सेल? जो आपको नेकेड आई से दिखेगा भी नहीं। यू हैव टू पुट इट अंडर माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप में रखोगे तब आप उसको देख पाओगे कि भाई ये जाइगोट है, दिस द फर्स्ट सेल ऑफ योर लाइफ। और वहां से पूरा ये 6 फीट का 5 फीट का बॉडी तैयार हुआ है। हुआ था क्या? जब ये जाइगोट हमारे बॉडी के अंदर पैदा हुआ, इन वूम्ब ऑफ अ मदर, तो धीरे धीरे एक सेल है। अभी सेल क्या करता है? डिवीजन एंड मल्टीप्लीकेशन। एक सेल धीरे धीरे डिवाइड होना शुरू करेगा, बीच में आएगा, उसका न्यूक्लियस दो में डिवाइड हो जाएगा, तो 2 सेल बन गए। एक सेल था, राइट?
धीरे धीरे डिवीजन होना शुरू हुआ। डिवीजन होते 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 बीच का जो न्यूक्लियस था दैट इज डिवाइडेड इनटू टू, और वो दो सेल बन गए। तो एक में से दो बने, दो में से चार, चार में से आठ। लाइक वाइज ये मल्टीप्लीकेशन चालू रहता है। फर्स्ट मंथ में मानो कि ये मल्टीप्लीकेशन होते होते हो गए समवेयर अराउंड 25 लाख, 50 लाख या 1 करोड़ सेल। दूसरे महीने में हो गए 2 करोड़, 2.5 करोड़ सेल। तीसरे महीने में 5 करोड़ सेल। लाइक वाइज मंथ आफ्टर मंथ इसका मल्टीप्लीकेशन चालू रहता है। एट द एंड ऑफ 9 मंथ वो पूरा जो एक सेल था उसका पूरा गोला बन चुका है। बट हैव यू एवर हर्ड कि जब डिलीवरी हुई तो किसी को सेल का गोला आया? नेवर। डिलीवर क्या होता है? फुल्ली डेवलप्ड चाइल्ड, एक ऐसा बच्चा, चाहे वो मेल हो या फीमेल, बट ही इज फुल्ली डेवलप। उसका एक सर होता है, दो हाथ, दो पैर, आंखें, हार्ट, लंग, लीवर, किडनी, सारे के सारे ऑर्गन्स आर फंक्शनल। और जब ये डिलीवरी होती है तो बच्चा बाहर आता है, राइट? कैसा? फुल्ली डेवलप विथ ऑल ऑर्गन्स। तो ये डेवलपमेंट कहां पर हुआ? ड्यूरिंग दैट 9 मंथ्स, जब माता के गर्भ में था वो बच्चा, वहीं पर उसका डेवलपमेंट हुआ ना। तो हुआ क्या होगा? जैसे मैंने बताया कि पहले महीने में मान लो कि 1-1.5 करोड़ सेल थे, दूसरे महीने में 2-2.5 करोड़ सेल बन गए। अभी वो 2-2.5 करोड़ सेल जो हमारे माता के गर्भ के अंदर है, उनमें वो कैपेसिटी नहीं है, लेकिन उनमें से कुछ सेल्स है जिनको हम बोलते हैं मदर सेल। वो 2 करोड़ सेल में से शायद कोई 200, 500, 700, 1000 सेल, दे आर मदर सेल। एंड दिस मदर सेल्स आर डिफरेंट। दे हैव गॉट दैट कैपेसिटी टू गेट ट्रांसफॉर्म इन अ स्पेशलाइज सेल। वो ऐसे सेल है मदर सेल कि जो खुद को ट्रांसफॉर्म करके स्पेशलाइज सेल में कन्वर्ट कर लेते हैं। बाकी के सारे नॉर्मल सेल्स है। तो अभी मान लो कि ये जो स्पेशलाइज सेल में कन्वर्ट हो सकता है, जो मदर सेल, कोई एक मदर सेल कन्वर्ट हो गया आपका कार्डियक सेल में, सीधी सी मतलब है कि आपके लाइफ का फर्स्ट कार्डियक सेल इज नाउ जनरेटेड। अभी वो भी तो कार्डियक सेल ही है, वो भी तो सेल ही है। सीधी सी बात, अगर वो सेल है तो उसका भी डिवीजन एंड मल्टीप्लीकेशन होगा। तो एक में से दो कार्डियक सेल बनेंगे, दो में से चार, चार, ऐसे बढ़ते 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 वो नंबर ऑफ क्वांटिटी जब हो जाएंगे, इट विल गिव राइज टू योर हार्ट। वो आपका हार्ट तैयार करेंगे। अगर एक स्पेशलाइज सेल में कन्वर्ट हो गया, मान लो कि वो नेफ्रॉन में हो गया, मदर सेल जब नेफ्रॉन में कन्वर्ट हो गया तो आपकी लाइफ का फर्स्ट नेफ्रॉन पैदा हुआ। अभी वो भी मल्टीप्लीकेशन होते होते आपकी किडनी तैयार करेगा। मान लो कि एक सेल कन्वर्ट हो गया न्यूरॉन में, तो वो आपकी नर्वस सिस्टम और ब्रेन को डेवलप करेगा। कोई एक सेल कन्वर्ट हो गया है आपका पेनक्रियाटिक सेल, तो वो आपका पेनक्रिया तैयार करेगा। पल्मोनरी सेल में कन्वर्ट हो गया तो वो आपका फेफड़ा तैयार करेगा। हिपेटिक सेल में गया तो वो आपका लीवर तैयार करेगा। ऑप्टिक सेल में गया आंखें, ओटिक सेल में कन्वर्ट हुआ तो आपके ईयर्स। कहने का मतलब, slowly and gradually these mother cells will give rise to a specialized cell which in turn will create your organs। और वो जो पूरा प्रोसेस है वो कब होता है? when you are in a womb of a mother, during that 9 months period you are getting developed, all your organs are getting developed। और 9 महीने के बाद जब एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट आ जाती है तो आपको डिलीवर करवाया जाता है, नेचुरल कोर्स में या सीजर या फोर्सेप वॉट एवर। लेकिन जब बच्चा जमीन पे आता है, बाहर आता है, तो बाय दैट टाइम वो 9 महीने के अंदर ये उसके सारे ऑर्गन्स डेवलप हो चुके हैं, फंक्शनल है। और वो जब बाहर आता है तो कैसे आता है? इट इज अटैच विद अ प्लेसेंटा। माता के साथ उसका जुड़ाव रहता है थ्रू नाड़, प्लेसेंटा जिसको बोलते हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड। अभी दोनों को सेपरेट करना पड़ेगा, तो नाड़ को काटते हैं। दैट प्लेसेंटा हैज टू बी कट। और जब ये नाल को काटते हैं उसके बाद माता और बालक, मीन्स चाइल्ड एंड द मदर, वुड गेट सेपरेटेड। ये जो टाइम है जहां पर ये नाल को हम काटते हैं, उसके बाद सेपरेशन के बाद मदर एंड चाइल्ड दोनों के स्टेम सेल्स, मदर सेल्स, जो अभी तक एक्टिव थे, बिकॉज दे हैव टू गिव राइज टू ए ऑर्गन, तो अभी उसका काम खत्म हो चुका। एक हेल्दी, फुल्ली डेवलप्ड ऑर्गन्स के साथ बच्चा पैदा हुआ जो फंक्शनल है। अभी उसको और कोई चीजों की जरूरत नहीं है। तो अभी वहां से जब ये नाल काटते हैं उसके बाद दोनों के स्टेम सेल्स, मदर सेल्स, स्लोली एंड ग्रेजुअली दैट बिकम्स डॉर्मेंट, वो इनएक्टिव हो जाते हैं। एंड दिस डॉर्मेंसी इज अ लाइफ टाइम।
तो कहने का मतलब कि हम जब पैदा हुए हैं, हमारा हार्ट है, लंग है, लीवर है, किडनी है, तो हमारे पास हमारे खुद के मदर सेल्स थे, उसी से हमारे ऑर्गन्स डेवलप हुए। तो वो मदर सेल आज भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। ऑल ऑफ अस हैव आवर ओन स्टेम सेल्स, आवर ओन मदर सेल्स। और ये जो मदर सेल, ये जो स्टेम सेल हमारे बॉडी के अंदर है, अगर वो हमारे बॉडी में है तो वो ट्रीट क्यों नहीं कर पाते, क्यों वो नया सेल पैदा नहीं कर पाते? बिकॉज एज आई सेड, टिल द टाइम यू आर इन अ वूम्ब ऑफ अ मदर, आपका डेवलपमेंट, ऑर्गेनल डेवलपमेंट वाज देयर। वो धीरे धीरे आपके ऑर्गन्स डेवलप करना था, तो मदर सेल्स एक्टिव थे, स्टेम सेल्स एक्टिव थे। जब आप बाहर आ गए, डिलीवर हो चुके हैं, बाद में जब नाल से इसको काट लिया, उसके बाद मदर एंड चाइल्ड दोनों को अभी डेवलपमेंट की जरूरत नहीं है। आपकी दो आंखें होनी थी, हो चुकी है। चार आंखों की आपको जरूरत नहीं है। आपको एक हार्ट चाहिए था, हार्ट है, फंक्शन है, दूसरा हार्ट बनाने की जरूरत नहीं है। तो बाहर आकर के जब ये नाल को काटते, उसके बाद स्लोली एंड ग्रेजुअली दोनों के मदर सेल, स्टेम सेल्स, माँ और बच्चे के, वो इनएक्टिव हो गए। एंड दिस इनएक्टिवेशन इज लाइफ टाइम। तो हमारे बॉडी में हमारे स्टेम सेल्स है, लेकिन इनएक्टिवेटेड है, डॉर्मेंट है। एंड दैट इज व्हाई दे कैन नॉट गिव राइज टू स्पेशलाइज सेल। अभी नया दूसरा स्पेशलाइज सेल नहीं बना सकते, राइट? तो जो भी दिक्कत है हमारे बॉडी में आई, ऐसी दिक्कत है जो लाइफ टाइम हमारे साथ रहती है, ऐसे डिसीज जो हम जिसको क्रोनिक डिसीज या नॉन क्योरेबल डिसीज बोलते हैं, वो क्यों हुए? स्पेशलाइज सेल की वजह से, उनके डैमेज की वजह से। उसको क्लियर करना है हमको, क्या चाहिए? स्पेशलाइज सेल ऐसा जो एक्टिवेटेड हो, जो फंक्शनल हो, और इसको रिप्लेस कर पाए। तो वो मिलेगा कहाँ से? सोर्सेस। एज फार एज ह्यूमन स्टेम सेल्स आर कंसर्न, देर आर स्पेसिफिकली आज की तारीख में थ्री मेजर सोर्सेस आर अवेलेबल। वन इज बोन मेरो, second one is hypodermal areas, and the third one is preserved embryonic stem cells. First we'll talk about बोन मेरो, जहां से ये सेल मिलते हैं। ये बोन मेरो जो है वो हमारे बोन्स के टिप पे मिलते हैं, यानी जो हमारा हिप बॉल होता है, राइट, वहां से ये पाए जाते हैं। उनका काम क्या होता है? नए स्पेशलाइज सेल पैदा करना। हमारे बॉडी के अंदर है, वहां से वो सेल पाए भी जाते हैं आज की तारीख में भी। लेकिन उसका एज फार एज सक्सेस रेशियो इज कंसर्न, बोन मेरो का जो सक्सेस रेशियो अभी तक रहा है, वो इट इज समवेयर अराउंड 50-60%, नॉट मोर देन दैट। बहुत ज्यादा मैंने बोल दिया, इससे ज्यादा नहीं होता। एक तो वो प्रोसेस इट्स वेरी पेनफुल, आपकी बोन को ड्रिल करके अंदर से लेना पड़ेगा उसको, देन इट इज टू बी कल्चर एंड कल्टिवेटेड फॉर दैट स्पेसिफिक ऑर्गन, देन इट इज टू बी इम्प्लांटेड, ऑपरेट करके वहां पर इम्प्लांट करना पड़ेगा या तो इंजेक्ट करना पड़ेगा। और ये सब करने के बाद भी रिजल्ट्स आर लिमिटेड। 90% केस में तो हमने ये भी देखा है कि भाई हमने वो ट्रीटमेंट लिया और रिजल्ट नहीं आया। जहां पर रिजल्ट आया वहां पर 30-40-50% रिजल्ट आया। हजारों लाखों रुपए खर्च करने के बाद रिजल्ट नहीं आता है, तो पीपल यूजुअली डोंट प्रीफर। अगर कोई चारा नहीं है, दे विल डेफिनेटली ट्राई, बट इज ओनली ट्रायल। सेकंड वन, हाइपोडर्मल एरियाज, यानी स्किन के जो दो लेयर्स है, एपिडर्मिस और एंडोडर्मिस, उसके बीच में एडिपोज जो फैट्स रहते हैं, वहां से उसको पाया जाता है। उसके भी रिजल्ट हमने देखे हैं अभी तक, 20-30% से ज्यादा रिजल्ट उसके नहीं है। मेनली यू कैन से एंटी एजिंग में या तो हाइपोडर्मल एरियाज की जो दिक्कतें हैं, यानी स्किन ग्राफ्टिंग, और वहां पर उसका अच्छा रिजल्ट है, बाकी और कहीं पर इतना अच्छा रिजल्ट नहीं पाया गया। थर्ड वन, एज आई सेड, प्रिजर्व्ड स्टेम सेल्स, यानी एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, एज आई सेड, कि जब आप मीन्स बच्चा और माँ प्लेसेंटा से, अम्बिलिकल कॉर्ड से जुड़ा रहता है, तो वो प्लेसेंटा में से ब्लड लेकर के वहां से वो सेपरेट किया जा सकता है, दैट स्टेम सेल्स कैन बी डिराइव्ड। और वो जो स्टेम सेल है उसको यू कैन प्रिजर्व। आज की तारीख में वो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है कि वो स्टेम सेल्स को आप 20-25-30-35 साल तक प्रिजर्व कर सकते हो। और अगर हमारे खुद के स्टेम सेल्स हमने प्रिजर्व करके रखे हैं, दैट कैन गिव यू वेरी गुड रिजल्ट्स। यानी वो बच्चे का जिसका हमने स्टेम सेल बचा के रखा है, अगर वो बच्चे को आगे जाकर के कोई ऐसा बीमारी हुआ विच इज लाइलाज, मीन्स कहने का मतलब के
नॉन ट्रीटेबल है, नॉन क्योरेबल है, तो वो टाइम पे वो जो स्टेम सेल हमने प्रिजर्व किए है, वी कैन कॉल इट बैक। उसको वो ऑर्गन के लिए लेबोरेटरी में कल्चर और कल्टीवेट करके तैयार करना पड़ेगा, देन इट इज टू बी इम्प्लांटेड इन द बॉडी, और तब जाकर के वो ऑर्गन ठीक हो सकता है। उसके रिजल्ट्स काफी अच्छे हैं। जिसके खुद के ये प्रिजर्व करके रखे उसके लिए तो बहुत अच्छे हैं, 70-80% रिजल्ट्स आर देयर। उसके अलावा अगर उसके रियल सिबलिंग्स है तो वहां पर भी 50-60% चांसेस आर देयर रिजल्ट्स के। उसके खुद के पेरेंट्स है, 50% तक के चांसेस वहां पर भी है। इवन ग्रैंड पेरेंट्स, वहां पर भी उसके रिजल्ट्स आते हैं, इट्स लिमिटेड, 30-40% रिजल्ट्स आते हैं। लेकिन वो प्रिजर्व करना जरूरी भी है। वो करके रखा है, कभी भी वो काम आ सकता है, लेकिन वो प्रिजर्व करने के लिए यू नीड टू पे अ वेरी गुड अमाउंट एट द टाइम ऑफ, जब डिलीवरी होती है, बच्चा पैदा हुआ और वो टाइम पे जब उसको लेना है स्टेम सेल, तो उसका जो चार्ज रहता है वो 1-1.5 लाख 2 लाख का चार्जेस रहते हैं। और उसके बाद एवरी ईयर, हर साल आपको उसको मेंटेनेंस देना पड़ेगा। 50,000, 70,000, 1 लाख, 1.5 लाख, वॉट एवर, एवरी ईयर यू नीड टू गिव। यानी कहने का मतलब कि अगर आपने वो बच्चे को स्टेम सेल्स को प्रिजर्व किया 20 साल, 25 साल, 30 साल, तो 25-30 साल तक उनको हर साल वो पैसा देना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज इट कैन बी प्रिजर्व्ड अंडर -196। टेम्परेचर कितना चाहिए? -196। -4 में तो पानी का भी बर्फ जम जाता है। सोचो, जो एसी हम लोग घर में चलाते हैं ना, 16 पर, 18 पर या 20 पर, तो कितना लाइट बिल देता है? 8,000, 10,000, 12,000। +16 में बात कर रहा हूँ, ये -196 है, तो कितना एनर्जी कंजम्पशन होगा? तो पैसा तो लगता है, आपसे ऐंठते नहीं है वो, लेकिन वो जो लगता है वो आपको ही लगेगा ना। सो यू नीड टू पे अ वेरी गुड अमाउंट, एंड दैट टू फॉर अ नंबर ऑफ ईयर्स। कहने का मतलब क्या, आपने शुरुआती तौर पे 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख खर्च किया प्रिजर्व करने के लिए, और बाद में मंथ ईयर आफ्टर ईयर आपने उसको मेंटेनेंस चार्ज दिया। अगर आपने वो 25-30 साल तक उसको प्रिजर्व किया है, इसका सीधा मतलब कि आपने 20-25-30 लाख रुपया उसके पीछे लगा दिए। फिर भी अगर जरूरत पड़ी तो काम की चीज है, लेकिन वो टाइम पे दोबारा से यू नीड टू पे, यू टू कॉल इट बैक। उसको लेबोरेटरी में कल्चर और कल्टीवेट करके इम्प्लांट करना पड़ेगा। दैट चार्जेस आर अगेन 10, 12, 15 लाख। जितना डेलिकेट ऑर्गन उसके हिसाब से उसके चार्जेस होते हैं। 25, 30, 35, 40 लाख उसके बाद भी लगते हैं उसको। तो एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, देर इज अ वेरी स्मॉल पॉपुलेशन हु कैन अफोर्ड। बहुत सारे लोग इसको अफोर्ड ही नहीं कर सकते। दूसरी बात कि बहुत सारे लोगों को अभी इसके बारे में पता भी नहीं है, ये स्टेम सेल है क्या चीज, क्या जरूरी है, वाई इट इज इंपॉर्टेंट टू प्रिजर्व। तो आज की तारीख में देखा जाए तो एज फार एज पॉपुलेशन इज कंसर्न, 1% की तो बात जाने दो, इट इज 0.0001% पीपल दोज हु माइट हैव प्रिजर्व्ड, वो लोग ने अभी प्रिजर्व किया होगा। बाकी कहने का मतलब तो ये है कि मोटे तौर पे लोगों ने ये प्रिजर्व नहीं किया है, तो इसके ऊपर तो क्रॉस लग गया। सेकंड ऑप्शन क्या हो सकता है ह्यूमन स्टेम सेल के अलावा? एनिमल स्टेम सेल्स, बिकॉज एनिमल्स डू हैव ऑर्गन्स। जैसे हमारे सारे ऑर्गन्स है बॉडी के अंदर, एनिमल्स के भी तो ऑर्गन्स होते हैं ना। उनका भी हार्ट है, लंग है, लीवर है, किडनी है, आईज है, एवरीथिंग इज दैट। और उनके भी ऑर्गन्स काम करते हैं, इसका मतलब कि वो काम करने वाले स्पेशलाइज सेल उनके बॉडी में भी है। उनके बॉडी में भी अगर स्पेशलाइज सेल पैदा हुए हैं, इसका सीधा मतलब क्या आए कहां से? मदर सेल से, स्टेम सेल से। तो उनके बॉडी में भी स्टेम सेल हो सकते हैं, होने ही है। तो उसके ऊपर भी बहुत अच्छा रिसर्च चला फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ पीरियड। लेकिन एक चीज सामने आई कि भाई ये हमारे बॉडी के अंदर इतना ज्यादा काम नहीं देता। वाई? क्योंकि जो ह्यूमन सेल है और एनिमल सेल है, वो दोनों के सेलुलर स्ट्रक्चर इज डिफरेंट। उनके कोश का बंधारण दैट इज डिफरेंट, रचना ही अलग है। तो दे कैन नॉट फ्यूज। अगर ये फ्यूज नहीं होगा तो आगे काम नहीं कर पाएगा। क्योंकि स्टेम सेल अगर फ्यूज होगा तब जाकर के वो एक दूसरे को एक्टिवेट कर पाएगा और काम करेगा। अगर एक स्टेम सेल है आपका, इसका जो न्यूक्लियस है इनएक्टिवेटेड है,
अभी आपको इसको एक्टिवेट करना है तो क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू सेंड अनदर स्टेम सेल विच इज एन एक्टिवेटेड स्टेम सेल। वो जा करके उसका न्यूक्लियस एक्टिवेटेड है तो इसको फ्यूजन करके एक्टिवेट करना शुरू करेगा। और ये जब एक्टिवेशन होगा आपके न्यूक्लियस का, तो आपका सेल एक्टिव हो जाएगा। आपका मदर सेल एक्टिव हो गया, स्टेम सेल एक्टिव हो गया। नाउ इट कैन गिव राइज टू ए स्पेशलाइज सेल। टिल देन नॉट पॉसिबल। तो ऐसे जितने भी स्पेशलाइज सेल पैदा करने वाले मदर सेल हमारे बॉडी में है जो इनएक्टिवेटेड है, अगर उनको एक्टिवेट करना है तो उनको बाहर से स्पेशलाइज सेल वाला स्टेम सेल भेजना पड़ेगा, एक्टिवेटेड स्टेम सेल। जैसे मैंने बताया, ह्यूमन का प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नहीं है आज की तारीख में। इट्स वेरी कॉस्टली अफेयर। एनिमल्स का हमारे बॉडी में फ्यूज होकर के काम ही नहीं कर सकता, बिकॉज सेलुलर स्ट्रक्चर्स आर डिफरेंट। व्हाट कैन बी द अनदर ऑप्शन? एक ऑप्शन और क्या हो सकता है? सो दैट इज प्लांट्स। अभी एक सोच हमारे किसी के दिमाग में नहीं आई। यहां से हजारों लाखों किलोमीटर दूर जो बैठा है बंदा, हु इज देयर इन स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड की एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, बीबीएल बायोकेमिस्ट्री, उनका वो फाउंडर है, ही इज अ साइंटिस्ट, डॉक्टर फ्रेड जूली। तो डॉक्टर फ्रेड जूली के दिमाग में ये सोच आई कि भाई अगर स्टेम सेल नहीं है तो ये स्पेशलाइज सेल पैदा होगा ही नहीं। हमको स्टेम सेल की जरूरत है। ह्यूमन स्टेम सेल हमारे पास प्रिजर्व नहीं है। दूसरे हमारे जो है वो 100% इफेक्टिव नहीं है। एनिमल्स के बॉडी में काम नहीं आ रहे। तो व्हाई कांट वी ट्राई प्लांट्स? प्लांट में से स्टेम सेल क्यों नहीं लिए जा सकते? क्योंकि सीधी सी बात है कि प्लांट भी तो लिविंग थिंग्स है ना। स्टेम सेल कहाँ से मिल सकते हैं? दो चीजें इंपॉर्टेंट है कि वो चीज जिंदा होना जरूरी है और उसके मल्टीपल ऑर्गन्स होना जरूरी है, दैट शुड बी फंक्शनल। तो वहां पर वो मल्टीपल ऑर्गन्स है और मल्टीपल ऑर्गन फंक्शनल है, अलग अलग काम कर रहे हैं। तो स्पेशलाइज सेल होगा तभी वो काम कर पाएंगे। स्पेशलाइज सेल है तो वो मदर सेल की वजह से ही आएंगे। तो वहां पर भी स्टेम सेल हो सकते हैं। तो डॉक्टर फ्रेड जूली के दिमाग में यह आया कि भाई प्लांट भी तो लिविंग थिंग्स है ना, उनके भी तो डिफरेंट ऑर्गन्स है। प्लांट के ऑर्गन्स यू मस्ट बी नोइंग कि भाई क्या है। उसका जो रूट होता है, उसके जो स्टेम होती है, उसकी जो ब्रांचेस होती है, सब ब्रांचेस होती है, लीव्स है, फ्लावर, फ्रूट, सीड, ये क्या है? दे आर द ऑर्गन्स। ये प्लांट के ऑर्गन ही तो है। और ये हर एक ऑर्गन अलग अलग काम करते हैं, दे डोंट डू द सेम थिंग्स, राइट। जो रूट का काम है वो उसके फ्रूट का हो सकता है? नहीं। जो काम फ्रूट का है वो उसके सीड्स का? नहीं। सीड हैज टू परफॉर्म डिफरेंट ड्यूटीज। जो सीड्स का काम है वो उसके लीव्स का है? नहीं। कहने का मतलब कि उनके ये जो अलग अलग ऑर्गन्स है वो अलग अलग परफॉर्म करते हैं, और अलग अलग टास्क परफॉर्म करने के लिए स्पेशलाइज सेल होना जरूरी है। और अगर प्लांट्स के अंदर भी स्पेशलाइज सेल है तो उसके भी मदर सेल होने चाहिए, अदरवाइज स्पेशलाइज सेल आ ही नहीं सकते ना। तो वहां पर अगर मदर सेल है, स्टेम सेल्स है, तो वो क्या है, कहाँ पर है? अगर वो निकल पाए, अगर वो एक्टिवेटेड कंडीशन में बॉडी में इंसर्ट कर पाए, तो हमारे सॉल्यूशन आ सकते हैं। इसके ऊपर रिसर्च चला, राइट। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने किए, और नियरली नियरली 14-15 साल के एक्सपेरिमेंट्स के बाद डॉक्टर फ्रेड जूली कुड डिराइव स्टेम सेल्स फ्रॉम प्लांट्स। वो प्लांट में से उन्होंने स्टेम सेल निकाले। वो प्लांट्स में से जो स्टेम सेल निकाले उसके बाद उसके ऊपर 1.5 से 2 साल तक क्लिनिकल ट्रायल्स चले। क्योंकि अगर क्लिनिकल ट्रायल्स नहीं होते हैं तो वो प्रोडक्ट मार्केट में नहीं अवेलेबल करवा सकते। इट इज नॉट लाइक इंडिया कि नेचुरल के नाम पे, आयुर्वेदा के नाम पे कुछ भी चीज आप मार्केट में रख दो विदाउट ट्रायल्स, टाइम टेस्टेड एंड ट्रस्टेड। वहां पर नहीं होता। यू नीड टू प्रूव कि आपका जो प्रोडक्ट है वो एफिकेशियस है, एंड सेकंडली वेरी इंपॉर्टेंट, इट डजंट हैव एनी साइड इफेक्ट्स। तो जब वहां पर 1.5 से 2 साल तक इसके ऊपर क्लिनिकल ट्रायल्स चले, डबल गोल्ड क्लिनिकल ट्रायल्स, उसके जब रिजल्ट्स आए तो उसके ऊपर वो लोग ने यूएस एफडीए अप्रूवल लिया। बाद में उसको अमेरिकन पेटेंट किया, और देन इट वाज पुट इन द मार्केट। स्टेम सेल्स अगर उन्होंने लिए तो कहां से और कैसे लिए? मेनली फ्रॉम टू प्लांट्स, मेलस डोमेस्टिका एंड सोलर वाइटिस। वैसे तो 7 से 8 अलग अलग प्लांट्स में से उन्होंने लिए, लेकिन रिमेनिंग जो है 6 से 7, वो लोकल एप्लीकेशन में बहुत अच्छे थे, बॉडी के अंदर इतना इफेक्टिव नहीं थे।
लेकिन जो हमारे बॉडी के अंदर जाकर के इंटरनली डेवलप डिसीज को ठीक कर पा सकते हैं, तो वो कैसे होने चाहिए? इट हैज टू बी आइडेंटिकल विद द एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स। हमारे एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स से आइडेंटिकली मैच करते हो, तब जाकर के वो काम कर सकते हैं। तो ऐसे दो प्लांट्स में से मिला, वन मेलस डोमेस्टिका, सेकंड वन इज सोलार वाइटिस। दोनों नाम अटपटे हैं सुनने में, बिकॉज इट इज अ बॉटेनिकल नेम, इट इज अ जेनरिक नेम। अदरवाइज इफ यू सी ये है क्या, यू विल से के वी नो एवरीथिंग अबाउट दिस। एक है मेलस डोमेस्टिका, दैट इज अ ग्रीन एप्पल। यू कैन फाइंड इट एवरीवेयर, इंडिया में, नेपाल में, रशिया में, एवरीवेयर यू विल फाइंड दिस, राइट? ग्रीन एप्पल। लेकिन इज इट द सेम? नो। ग्रीन एप्पल में मोर देन 52 डिफरेंट स्पीसीज आर देयर, राइट? जैसे हमारी ये सीजन के अंदर कैरी जो अभी देखी हमने, आम, मैंगो, कहने के लिए इट इज अ मैंगो। हाउ मेनी डिफरेंट स्पीसीज आर देयर? मोर देन 200। देसी, लंगड़ा, केसर, हाफूस, बादाम, क्या क्या नहीं है, बहुत सारी है। Likewise, Melas domestica is a green apple, but it is one of the very specific species which is available only and only in Switzerland. Again, it is a vanishing species. वो लुप्त होती प्रजाति है, मीन्स आगे जाकर के ये बंद हो जाएगी। उसको अगर केयर नहीं किया, उसको ठीक से प्रिजर्व नहीं किया, तो वो बंद हो सकती है, लुप्त हो सकती है। तो वो जो मेलस डोमेस्टिका है, उसके कैलस में से स्टेम सेल निकाला। दूसरा सोलर वाइटिस। सोलर वाइटिस इज अ ब्लैक ग्रेप, बरगंडी ब्लैक ग्रेप्स, जो हमारे यहाँ भी मिलती है, थाईलैंड में भी मिलेगी, मलेशिया में भी मिलेगी, एवरीवेयर विल फाइंड। लेकिन ये जो सोलर वाइटिस है, अगेन इट इज अ डिफरेंट स्पीसीज, वो सिर्फ स्विट्जरलैंड में ही होती है, और वो भी लुप्त होती प्रजाति है। तो उसके जो स्टेम सेल है, तो ये दो स्टेम सेल्स दे वर आइडेंटिकली मैचिंग एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स। उसके ऊपर बाद में बहुत सारे क्लिनिकल ट्रायल्स हुए, और जब रिजल्ट्स देखा कि भाई ये बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, सेकेंडली कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं है इनके, उसके बाद यूएस एफडी अप्रूवल लेकर के उसको मार्केट में प्रिजर्व प्रेजेंट किया, राइट? ऑलमोस्ट यू कैन से इन 2012, 2012 में ये दो एक्टिव इंग्रेडिएंट से ये लोगों ने मार्केट के अंदर प्रोडक्ट्स लाए। शुरुआत के तौर पे उसको लोकलाइज्ड एप्लीकेशन में लिया गया, यानी आउटर एप्लीकेशन, जैसे डे क्रीम है, नाइट क्रीम है, एंटी एजिंग क्रीम्स है, और वहां पर उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। बाद में वन कंपनी अप्रोच देम कि भाई अगर ये स्टेम सेल है, व्हाई ओनली एक्सटर्नल यूज? इफ यू कैन मेक इट ओरली अवेलेबल, तो ये चीज बॉडी के अंदर जाकर के बॉडी के अंदर के रोगों को भी ठीक कर सकती है ना। डॉक्टर फ्रेड जूली अगेन टुक सम टाइम, 6-8 महीने के बाद उन्होंने उसको ओरल डिहाइड्रेटेड पाउडर फॉर्म में तैयार किया, एंड देन इट वाज मेड अवेलेबल। तो 2012 में ये प्रोडक्ट मलेशिया की एक कंपनी लेकर के आई, जिसके अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है मेलास डोमेस्टिका एंड सोलर वाइटिस। और वो प्रोडक्ट जब मार्केट में आया, लोगों को देना शुरू किया, तो ओरल फॉर्म में था। अभी ओरल फॉर्म में, यानी हाउ इट इज टू बी टेकन ओरली, कोई भी चीज को अगर हम ओरल लेते हैं, तो ओरली का मतलब क्या होता है? अगर कोई टेबलेट है या कैप्सूल है, तो हम उसको निगल लेते हैं, राइट? वी swallow दैट। च्यूएबल टेबलेट्स भी आती है। लिक्विड है, वी ड्रिंक द लिक्विड। अगर इंजेक्टेबल है, तो वो बॉडी के अंदर इंजेक्ट करना होता है। लेकिन ये ओरल फॉर्मुलेशन था, लेकिन इसको चबाना नहीं था, उसको चिगलना नहीं था, इसको इंजेक्ट नहीं करना था। इसको क्या करना था? इट इज टू बी पुट अंडर टंग। इसको सब लिंगुअल एप्लीकेशन बोलते हैं। आपने बहुत सारे केसेस में सुना होगा कि अगर किसी को हार्ट का इश्यू आया, सडनली सीवियर स्ट्रोक, तो डॉक्टर क्या बोलते हैं? आप अगर कार्डियोलॉजिस्ट को फोन करोगे, दे विल से कि भाई सॉर्बिटेट का गोली है, उसको तोड़ के आधा करके जीभ के नीचे छोड़ दो। क्यों? बिकॉज अंडर योर टंग there are 1600 plus blood capillaries openings. They are there. अभी रक्त नलिकाओं के मुंह हमारे जीभ के नीचे खुलते हैं, तो वहां पर अगर कोई भी चीज हमने रखी और वो पाउडर फॉर्म में है, नैनो टेक्नोलॉजी से तैयार किया हुआ पाउडर फॉर्म, इट विल गेट डिजोल्व।
वहां से वो एब्सॉर्ब होकर के कहाँ जाएगा? सीधा ब्लड में। और ब्लड बॉडी में कहाँ पर पहुंचेगा? ईच एंड एवरी ऑर्गन, ईच एंड एवरी सेल ऑफ योर बॉडी। क्योंकि जिस भी ऑर्गन को, जिस भी सेल को ब्लड नहीं पहुंचता, वो डैमेज हो जाता है, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, वो मर सकता है। क्योंकि हमारे सेल का खुराक क्या है? ऑक्सीजन, वाटर, न्यूट्रिएंट्स। कहाँ से मिलते हैं? थ्रू ब्लड। ऑक्सीजन कैसे जाता है? हीमोग्लोबिन दैट कैरीज ऑक्सीजन। पानी, वाटर कहाँ से? भाई 60, 70, 75% कंटेंट ऑफ योर ब्लड, योर बॉडी एज सच इज वाटर। और न्यूट्रिएंट्स, फाइटोन्यूट्रिएंट्स कहाँ से जाते हैं? जो हम खुराक लेते हैं, राइट? तो वहां से उसको ये मिलता है। तो ये सारी चीजें थ्रू बॉडी, थ्रू ब्लड हमारे बॉडी के अंदर पहुंचती है। तो बॉडी के ईच एंड एवरी ऑर्गन, ईच एंड एवरी सेल रिक्वायर्स ब्लड। तो ब्लड कहाँ पर पहुंचेगा? सर से लेके पांव तक, ईच एंड एवरी ऑर्गन, ईच एंड एवरी सेल। और हमारे बॉडी का जो खासियत है वो क्या है? जिस भी चीज की डेफिसिट है, कमी है, उसको वो एब्सॉर्ब करेगी। जो ज्यादा है या हानिकारक है उसको बॉडी से एक्सक्रीट कर देगी, बाहर निकाल देगी, एक्सक्रीशन कर देगी। तो जब हमने ये जीभ के नीचे ये पाउडर को छोड़ा, जिसके अंदर स्पेशलाइज सेल पैदा करने वाले हैं, मदर सेल से, स्टेम सेल से, along with the blood it will travel throughout your body। और हमारे बॉडी में से जब ये ट्रैवल करेगा, जहां जहां पर भी उसकी जरूरत है, इट विल गेट एब्सॉर्ब। अभी उसको पता कैसे चलेगा? मान लो कि वो हमने निगल दिया, बॉडी से वो जा रहा है अंदर ब्लड में, और ब्लड से फिर पूरे बॉडी में घूम रहा है। किसी को अगर किडनी का इश्यू है, सीकेडी है, या तो एकेडी है, डायलिसिस चालू है, प्रॉब्लम क्या था? नेफ्रॉन्स डैमेज होने की वजह से दिक्कत आई थी। तो वहां पर से वो जब पास होगा, इट विल गेट द सिग्नल, उसको एक साइन मिलेगी कि भाई यहाँ पर जाना है, इट विल गेट एब्सॉर्ब ओवर देयर। और वो सिग्नल कौन देता है? ब्रेन। आपके पूरे बॉडी का, पूरी सिस्टम्स का संचालन कौन करता है? हु इज अ मैनेजर ऑफ योर ऑर्गन्स? आपकी सारी सिस्टम्स को संचालित करता है आपका ब्रेन। तो ब्रेन नोज एवरीथिंग। आपको शायद पता है, नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। योर ब्रेन नोज एवरीथिंग कि आपके बॉडी में कहाँ कहाँ पर क्या क्या है, क्या दिक्कतें हैं। तो जब वो वहां से पास होगा, इट विल गेट द सिग्नल, इट विल गेट एब्सॉर्ब ओवर देयर। किडनी के ऊपर अगर वो एब्सॉर्ब हुआ, तो किडनी के जो स्पेशलाइज सेल पैदा करने वाले मदर सेल्स, स्टेम सेल्स, जो इनएक्टिवेटेड है, उसके साथ इसका फ्यूजन होगा। हमने जो स्टेम सेल्स भेजे हैं वो कैसे है? एक्टिवेटेड स्टेम सेल्स, दे आर डिराइव्ड फ्रॉम द प्लांट्स। और वो जब वहां पर पहुंचेंगे, तो किडनी के जो स्टेम सेल्स है उसके साथ इसका हुआ फ्यूजन। फ्यूजन होगा तो हमने जो भेजे है वो है एक्टिवेटेड स्टेम सेल, इसका न्यूक्लियस एक्टिवेटेड है। इट विल स्टार्ट कम्युनिकेटिंग विद द स्टेम सेल ऑफ योर किडनी। स्लोली ग्रेजुअली ये कम्युनिकेट करते करते करते, अभी कम्युनिकेशन कैसे करेगा? वो बातें नहीं करते, दे कैन नॉट स्पीक, दे कम्युनिकेट थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाइब्रेशंस। तो अभी ये वाइब्रेट करना शुरू करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाइब्रेशन से। तो ये वाइब्रेशंस आगे जा करके हमारे बॉडी के जो स्टेम सेल्स है, विच इज इनएक्टिवेटेड, उसके न्यूक्लियस को ये एक्टिवेट करना शुरू करेगा। जैसे हमारा मोबाइल अगर बंद हो गया, बराबर, मान लो कि वो 1 लाख का है, 1.5 लाख का है मोबाइल, परफेक्टली काम कर रहा है, अगर हमने चार्ज करना ही भूल गए तो क्या होगा? बैटरी विल ड्रेन आउट। फोन है, चालू है, काम कर रहा है, अभी फंक्शनल नहीं है, बिकॉज बैटरी इज ड्रेन्ड आउट। अगर उसको हमको फिर से काम में लाना है तो क्या करना पड़ेगा? विल हैव टू फाइंड आउट द चार्जर। वो चार्जर उसके साथ अटैच किया, उसको जो एग्जैक्टली मैच करेगा वो चार्जर चाहिए। स्विच ऑन किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाइब्रेशन दैट इज इलेक्ट्रिसिटी, वो आएगा। वो जो सेल है यानी बैटरी उसका, उसको चार्ज करना शुरू करेगा। ये उसको चार्जिंग शुरू करेगा। बैटरी जब चार्ज हो जाएगी तो आपका जो स्टेम, आपका जो मोबाइल, राइट, जो अभी तक इनएक्टिवेटेड था, फिर वो एक्टिव हो गया। नाउ यू कैन मेक द कॉल, यू कैन डाउनलोड, अपलोड, यू कैन सर्फ। तो उसके बाद वो सारी चीजें पॉसिबल है। तो करना क्या पड़ेगा? उसको एक्टिवेट करना पड़ेगा। सिमिलरली हमारे बॉडी के जो स्टेम सेल्स है, उसको एक्टिवेट करने के लिए हमको स्पेशलाइज सेल वाला स्टेम सेल भेजना पड़ेगा। एक्टिवेटेड है, जाकर के फ्यूजन करेगा, कम्युनिकेट करेगा, धीरे 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 आपका स्टेम सेल एक बार एक्टिवेट हो गया, ये न्यूक्लियस, नाउ इट इज इन एक्टिवेटेड कंडीशन, सो इट कैन गिव राइज टू स्पेशलाइज सेल।
तो अगर किडनी का स्टेम सेल है तो वो किडनी के लिए नया नेफ्रॉन पैदा करेगा। नया नेफ्रॉन पैदा करेगा तो वो जो खराब नेफ्रॉन है, पुराने नेफ्रॉन से या तो डिस्ट्रॉयड नेफ्रॉन से, उसकी जगह पर ये नया रिप्लेस हो जाएगा। तो जो भी दिक्कतें थी दैट हैज बीन रिपेयर्ड, तो वो सारी दिक्कतें चली जाएगी, राइट। जो भी ऑर्गेनल डैमेज था वो रिपेयर हो गया, क्योंकि जो पुराने वाला स्टेम से जो खराब हो चुका था नेफ्रॉन, उसको इसने रिप्लेस कर दिया नए से। तो आपकी किडनी भी प्रॉपरली फंक्शन हो जाएगी। अगर किसी को डायबिटीज है, बीटा सेल्स हैव बीन डैमेज, तो ये जब वहां से पास होगा तो इट विल गेट द सिग्नल। तो वहां पर जाकर के वो बीटा सेल पैदा करने वाले स्टेम सेल्स के साथ इसका फ्यूजन करेगा, उसको एक्टिवेट करना शुरू करेगा। ये एक्टिवेट करना शुरू करेगा, बीटा सेल पैदा करने वाला स्टेम सेल, मदर सेल, ये आपका एक्टिवेट हो गया बॉडी का, तो ये नया बीटा सेल अभी बना पाएगा। तो जो रिप्लेस होना था, तो वो खराब बीटा सेल जो डैमेज है उसको हटा करके नया वहां पर रिप्लेस हो जाएगा। नए सिरे से ये इंसुलिन बनाना शुरू करेगा, सीक्रेट करना शुरू करेगा। तो वी कैन रिवर्स द कंडीशंस। ऐसा ईच एंड एवरी ऑर्गन। तो अगर किसी को न्यूरॉन रिलेटेड इश्यूज है, न्यूरोलॉजिकल इश्यू, तो न्यूरॉन्स को भी नए से पैदा करके ये ठीक कर सकता है। कहने का मतलब कि ऑल दैट डिसीजेस विच एज पर मेडिकल साइंस आज की तारीख में नॉन ट्रीटेबल है, नॉन क्योरेबल है, दैट कैन बी क्योर्ड विद द स्टेम सेल थेरेपी, बिकॉज इट वर्क्स ऑन अ सेल्यूलर लेवल। जो नया सेल कभी नहीं बन पाता था उसको ये बना करके काम करना शुरू करवा देता है। तो ये सारी चीजें हमने जो सुनी वो क्या है, एक नया सेल पैदा करके चीज को ठीक करना है। अभी जितने भी कैंसर के पेशेंट यहाँ पर बैठे उनके दिमाग में एक चीज चल रही है कि भाई कैंसर तो इट इज डिफरेंट। कैंसर में होता क्या है मेरे को बताओ, व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस इन कैंसर। रीजंस तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे, वी विल नॉट गो इनटू दैट डेप्थ, बिकॉज के स्पेसिफिक रीजन तो वैसे भी आज तक नहीं मिला किसी को। आप दारू पीते हो तो लीवर खराब हुआ, उसका लीवर का कैंसर हुआ। आप तंबाकू खाते हो तो जीभ का कैंसर हुआ या जड़बे का कैंसर हुआ। आप ये करते हो तो वो, जो ये कोई भी चीज नहीं करता, जिसने जिंदगी में कभी दारू नहीं पिया, जिसने जिंदगी में कभी गुटखा नहीं खाया, उसको भी तो कैंसर होता है। वो क्यों हुआ? नो आंसर टू इट, राइट। तो जानना जरूरी है कि कैंसर है क्या। आपके बॉडी का कोई भी ऑर्गन का कोई भी पार्ट का कोई एक सेल पगला गया, एक्सेसिव म्यूटेटिव कंडीशंस में चला गया, उसका जो मल्टीप्लिकेशन नॉर्मली होता है सेल का, उसकी कंडीशन में कंपैरिजन में ये 10 गुना, 15 गुना, 20 गुना स्पीड से बढ़ना शुरू हुआ, तो वो बनाता है ट्यूमर। अगर वो ट्यूमर नॉर्मल सेल्स है, दिक्कतें नहीं है। इफ इट बिकम्स पैथोजेनिक, इट इज अ कैंसरस मैलिग्नेंट सेल ट्यूमर। और जब ये कैंसरस ट्यूमर हो जाता है तो उसको निकालना जरूरी है, उसको मारना जरूरी है। अभी तक हमने जितनी भी बातें की वो क्या की, स्टेम सेल नया सेल बना सकता है, कोई एक सेल को मारने की बात की नहीं। कैंसर में करना क्या है हमको, ये कैंसर को मारने वाली बात है भाई। और हमको तो ये पता ही नहीं कि स्टेम सेल क्या करेगा। स्टेम सेल तो नया सेल पैदा करेगा, वो कैंसर को कैसे डिफेक्ट करेगा। जैसे मैंने बताया कि आपका कोई एक सेल विच इज अ प्रिकर्सर ऑफ कैंसर, वो म्यूटेटिव कंडीशन में चला गया, वो मल्टीप्लाई होना शुरू हो गया। अभी सीधी सी बात है कि वो बंदा 45 साल का हो गया, 40 साल का हो गया, तब तक उसको कैंसर नहीं था, वो सेल एक नॉर्मल ही सेल था। तब कैंसर क्यों नहीं हुआ और अब क्यों हुआ? क्योंकि वो जो प्रिकर्सर है, जो आगे जाकर कैंसर में तब्दील तब्दील होने वाला था, उसको फाइट बैक करके वहां पर ही खत्म करने वाले टी सेल्स हमारे बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट है, सबके बॉडी में है। तो उनके बॉडी में भी था, लेकिन किसी वजह से वो स्टेम सेल्स, जो टी सेल है, उसको पैदा करने वाले स्टेम सेल्स अभी डॉर्मेंट है, तो नए टी सेल्स पैदा नहीं कर सकते। वो टी सेल डैमेज होने की वजह से या किसी वजह से वो डिस्ट्रॉय होने की वजह से या वीक होने की वजह से, वो जो प्रिकर्सर है दैट हैज बिकम मैलिग्नेंट सेल। तो वो टाइम पे अगर हमारे पास स्टेम सेल है, वो स्टेम सेल हमने दिए, नए स्पेशलाइज सेल पैदा किए, नए टी सेल्स बन गए, और वो जो कैंसरस सेल जो तैयार हुआ है उसको मार दे, या नया जो प्रिकर्सर है वो जो नया कैंसर में तब्दील होने वाला है उसको वहीं पर वो मार दे,
T cells are the fighter cells of your body. They can fight against cancer, right? तो पैदा करने वाले स्पेशलाइज सेल है स्टेम सेल, तो उसको हमको एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो ये जो स्टेम सेल हम दे रहे हैं वो तो उसको उसको मतलब ही नहीं है कि वो कहाँ पर क्या काम करेगा। उसको एक ही मतलब है कि जहां पर भी मदर सेल है, जहां पर जरूरत है वहां पर ये जाकर के उसके साथ फ्यूजन करके उसको एक्टिवेट करेगा, उसको एक्टिवेट करके नया स्पेशलाइज सेल बनाएगा। तो ये वहां पर जाकर के नए टी सेल्स तैयार करेगा जहां पर कैंसर की दिक्कतें हैं। नए टी सेल्स पैदा करेगा, वो कैंसर सेल्स के साथ फाइट करेगा। दूसरे जो प्रीकर्सर से जो कल जाकर के नए से कैंसर करने वाले थे उसको भी वो दबाएगा, उसको भी मारेगा। एंड दिस इज हाउ इट इरेडिकेट्स द कैंसर। 90% केस के अंदर हमने जो कैंसर के पेशेंट देखे, जैसे मैंने पहले ही बताया कि दोबारा तिबारा जब उनको रीकरेंस होता है देन दे कम टू अस। क्यों दोबारा थी? मान लो कि किसी को इंटेस्टिनल कैंसर है, कोलोन कैंसर है, टंग का कैंसर है, जड़बे का कैंसर है। पहले तो डॉक्टर उनको ले जा करके उनके सारे टेस्ट करवा करके उनका ऑपरेट करके वो कैंसरस पोर्शन निकाल लेते हैं, दे रिमूव इट। फिर भी अगर कुछ चांसेस है तो दे गिव यू कीमोथेरापी देते हैं सो दैट कैंसरस सेल्स कैन बी डिस्ट्रॉयड। वहां पर भी अगर कुछ चांस बच गया तो दे गिव यू रेडियोथेरापी, राइट। और ये सारी चीजें कर दी, ऑपरेशन हो गया, वो खराब चीज निकाल दी, कैंसरस चीज निकाल दी, कीमोथेरापी दिया, रेडियोथेरापी दिया, फिर भी 4 महीने के, 6 महीने के, 8 महीने के, 10 महीने के बाद देर इज अ रीअकरेंस। क्यों हुआ? बिकॉज टी सेल्स वेर नॉट perfect, they were not working perfectly, they were not in a strengthened conditions। तो जो कोई भी एक छोटा मोटा लिम्फ नोड बच गया तो वहां पर अगर जो प्रिकर्सर है जो आगे जाकर के मैलिग्नेंट सेल में कन्वर्ट हो सकता है या कैंसर कर सकता है, उसको फाइट बैक करने के लिए अभी हमारे पास टी सेल्स नहीं है। क्यों नहीं है? हमने जो कीमोथेरापी दिया है ना, वो कीमोथेरापी क्या है? वो कैंसर को मारता है, जरूर मारता है कैंसरस सेल को, लेकिन वो तो केमिकल है। उसको ये पता नहीं है कि भाई ये कौन सा सेल कैंसरस है और कौन सा नॉर्मल या हेल्दी सेल है। उसके कांटेक्ट में जो भी है वो गया। AK-47 अगर कोई चला रहा है, 100 राउंड उसने 1 सेकंड में फायर किया, सामने वो एक अच्छा बंदा था या मिलिटेंट था, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, जो भी सामने है वो गया, राइट। सेम वे यहां पर भी यही होगा कि ये कीमोथेरेपी हमने दिया तो वो मैलिग्नेंट सेल्स को तो मारेगा, लेकिन आपके फाइट करने वाले फाइटर सेल्स, हेल्दी सेल्स, टी सेल्स, उसको भी ये मारता है। अभी जब आपके पास वो टी सेल्स, फाइटर सेल्स बचे नहीं या तो कम हो गए या इतने स्ट्रेंथ में नहीं है जो उसको दबा सके, कैंसर को मार सके, तो रिलैप्स होना तय है। लेकिन स्टेम सेल थेरेपी यहाँ पर क्या काम करेगी? जैसे मैंने बताया कि आपके खुद के टी सेल्स, फाइटर सेल्स को ये तैयार करेगी। तो ये तैयार करेगी तो मैलिग्नेंट सेल्स को तो मारेगी, लेकिन अगर प्रिकर्सर्स जो कल जाकर के तब्दील होने वाला है इसके अंदर कैंसर में, उसको भी वो मार देगी। तो आपके खुद के बॉडी के सेल्स, स्पेशलाइज सेल, टी सेल्स, फाइटर सेल्स, इसको ये तैयार करता है। तो आगे जाकर के रीअकरेंस के चांसेस भी नहीं रहते। तो कैंसर के पेशेंट के लिए तो यू कैन से दिस रामबाण, ये एक संजीवनी है, ये एक ऐसी चीज है कि इसके आगे कुछ हो ही नहीं सकता। कैंसर को मारेगा, मारने के बाद वो दोबारा होने के जो स्कोप है उसको भी नलीफाई कर देगा, राइट। जैसे मैंने बताया ओरली लेना है, जीभ के अंदर, अंडर द टंग, सबलिंगुअल एप्लीकेशन, जाएगा पूरे बॉडी में, हर एक जगह पर जहां जहां पर भी जरूरत है इट विल गेट एब्सॉर्ब्ड, वहां पर जाकर के वहां के लिए स्पेशलाइज सेल पैदा करेगा। कहने का मतलब कि अनलाइक ऑल अदर प्रोडक्ट्स, ये कोई डिसीज स्पेसिफिक नहीं है। बॉडी में जहां जहां पर भी दिक्कत है वो हर जगह पर ये काम करेगा। अदरवाइज डिसीज स्पेसिफिक है या साइट स्पेसिफिक होता है तो क्या होता है? जैसे हमारे एलोपैथी के अंदर बहुत सारी मेडिसिन है कि भाई आपको टाइफॉइड है तो ये लेना पड़ेगा, कोलेरा है तो ये लेना पड़ेगा, मलेरिया है तो ये लेना पड़ेगा, HIV है तो ये लेना पड़ेगा। हर एक के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिकेशंस आर अवेलेबल, अलग अलग मेडिसिन है। कोई एक मेडिसिन हर जगह पर काम नहीं करती।
स्पेक्ट्रम स्पेसिफिक होती है, साइड स्पेसिफिक होती है, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव के लिए अलग होती है, रोब्स एनरोब्स के लिए अलग होती है। यहाँ पर ऐसा नहीं है। ये जो है, इट इज जस्ट वन एंड ओनली मदर सेल। काम भी एक ही करता है कि आपके खुद के मदर सेल को ये रीएक्टिवेट करता है, जो आपके लिए काम करेगा। तो ये बॉडी में गया तो ये इसके लिए ये मतलब नहीं है कि भाई ये सिर्फ कैंसर को ठीक करेगा, या ये सिर्फ किडनी को ठीक करेगा, या हार्ट रिलेटेड इश्यूज को ठीक करेगा, या पैरालिसिस को ठीक करेगा, या डायबिटीज को ठीक करेगा। ये हर एक जगह पर ये काम करता है। सिंपल वे कि अगर किसी को मान लो कि हमने किडनी के लिए दिया है, मान लो पर्सन इज सफरिंग विद किडनी इश्यूज, इज अंडर गोइंग डायलिसिस फॉर 15-16 टाइम्स अ मंथ, वीकली 3-4 दफा उसको डायलिसिस करना पड़ता है। सीरम क्रिएटिनिन इज वेरी हाई, ईजीएफआर has come down. We are giving the stem cell for treating CKD, किडनी के प्रॉब्लम के लिए। लेकिन ये किडनी के प्रॉब्लम को तो सॉल्व करेगा साइमल्टेनियसली। उसके जो रूट कॉजेस थे, किडनी खराब हुई क्यों हुई, तो भाई ब्लड प्रेशर की वजह से हुई या डायबिटीज की वजह से हुई। अगर वहां पर भी दिक्कत है तो वो भी साइमल्टेनियसली ठीक हो जाएगा, यानी किडनी का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। लेकिन अगर उसको हार्ट रिलेटेड इश्यू से ब्लड प्रेशर, तो वो भी ठीक हो जाएंगे। अगर डायबिटीज था तो वो डायबिटीज भी टोटली नील हो जाएगा, कंट्रोल में आ जाएगा, उसके रिपोर्ट सारे नॉर्मल। तो दिस वर्क साइमल्टेनियसली। तो कहने का मतलब कि इट इज नॉट ए टारगेटेड थेरापी कि सिर्फ इसी के ऊपर काम करेगा। अनलाइक ऑल अदर मेडिकेशंस, इट इज नॉट डिसीज स्पेसिफिक, ये थ्रू आउट एंड साइमल्टेनियस काम करता है। तो सीधी सी बात है कि ये कैंसर के जितने भी पेशेंट्स होते हैं उनके, जब ये कीमोथेरापी चलती है, रेडिएशन चलते हैं, तो बहुत सारी इम्यूनिटी की प्रॉब्लम्स आती है, जिसकी वजह से सेकेंडरी इन्फेक्शंस आर ऑलवेज कॉमन। नोजोकोमियल इन्फेक्शंस आर वेरी कॉमन। तो उसको भी ये ठीक कर सकती है, बिकॉज आपके बॉडी के पूरे इम्यून को भी ये ठीक करवाएगी, आपके फाइटर सेल्स को दोबारा से पैदा करेगी। चांसेस ऑफ रीअकरेंस विल बी नलिफाइड एंड सेकंडली यू विल बी टोटली हेल्दी इन अ वे। सिर्फ कैंसर नहीं गया, और छोटी मोटी जो भी छोटी मोटी चीजें थी साथ में, वो सारी ठीक हो गई। सो दिस इज हाउ स्टेम सेल वर्क्स इन योर बॉडी। अभी कोई सवाल है इसके रिगार्डिंग, कुछ पूछना है तो मैडम आप वन बाय वन जिसके भी हैंड रेज है उनको अनम्यूट करो। ओके मैडम, है क्या? ओके, आपने हार्दिक सर, आप देख लीजिए, मैं हूँ, इधर ही हूँ, पर आपको ज्यादा जानकारी हो पेशेंट्स का तो एक बार आप पूछ लीजिए, मैं इधर ही हूँ। ओके, यस मैम, यस। अगर किसी को कुछ क्वेश्चन है तो आप हैंड को रेज करिए और आपके क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप। किसी को कोई क्वेश्चन? अनम्यूट। सर जब तक नहीं है, मैं एक क्वेश्चन पूछ लूं। इसोफेगस कैंसर के ऊपर अगर हम बात करें तो कैसा रहेगा? वो भी रिकरेंस है सर। मैडम अभी ये सवाल कोई और पूछता तो ठीक था। नहीं, मुझे आपने आइडिया पूछा, है, मुझे लेकिन मालूम है सामने कि से मुझे पेशेंट मुझे ने मालूम मुझे है। बोला कि मैडम आप खास पूछिएगा। हाँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि आपको तो पता है, बट फॉर द बेनिफिट ऑफ दैट पेशेंट यू आर आस्किंग मी। यस सर। अभी सीधी सी बात है कि अभी मैंने क्या बोला कि ये कहाँ पर काम करेगा और कैसे काम करेगा। ईसोफेगस कहाँ है, बॉडी के अंदर या बाहर? है अंदर। अंदर है, राइट। बकल कैविटी से कुछ भी नीचे जाता है तो आता है ईसोफेगस में, बाद में वहां से आगे जाकर के स्टमक में। तो पूरा एक सिस्टम है अपना, डाइजेस्टिव सिस्टम। ईसोफेगस यहाँ पर है। अब अगर ईसोफेगस में कोई प्रॉब्लम है तो कहाँ से आया होगा? अंदर से ही। 100%। ईसोफेगस के जो सेल है, कोई एक सेल म्यूटेटिव कंडीशंस में गया, तब जाकर के या तो ट्यूमर बना या लेशन बना व्हाटसोएवर, और इनको मैलिग्नेंट हुआ, राइट। क्यों हुआ? बिकॉज प्रिकर्सर्स वेर ऑलरेडी देयर, दे गॉट द मीडिया, उनको चांस मिल गया। क्यों मिला? टी सेल्स वेर नॉट देयर, द फाइटिंग फाइटर सेल्स वो थे तो उतनी क्वांटिटी में नहीं थे जो उसको कॉम्बैक कर सके। तो यहाँ पर भी ये काम तो ऐसा ही करेगा कि वहां पर जाकर के वो जो स्पेशलाइज सेल तैयार करने हैं, टी सेल्स, उसको ये तैयार करेगा, सो दैट इट कैन फाइट बैक द कैंसर। तो इसोफेगस का कैंसर हो
या स्टमक का कैंसर हो या लीवर का हिपेटिक कैंसर हो, व्हाटसएवर, कहां पर भी कोई भी कंडीशन में कैंसर है तो उसको ये ठीक कर सकता है। और सेकंडली ठीक ही नहीं करता, दोबारा होने के चांसेस को भी नलीफाई कर लेता है। ठीक है। ठीक है सर। ये या कोमल कोमल जी कुछ पूछना चाहते हैं, कोमल पटेल। भाई देखो, हमेशा ये सारी चीजें होती है ना साथ में, मैं एक बात हमेशा बोलता हूँ कि जब भी कैंसर की बात आती है, वी हैव टू सी टू दैट वी किल द कैंसरस सेल। उसको दोबारा से ना भी होना जरूरी है, लेकिन हमको ये भी देखना है कि उसके जो सेल्स है उसके ग्रोथ को भी रिस्ट्रिक्ट किया जाए। तो वो टाइम पे यूजुअली व्हाट वी एडवाइस कि कोई भी कार्ब्स है, शुगर है, दैट इज टू बी अवॉइडेड। क्योंकि शुगर और कार्ब्स जो है ना, तो ये सारे कैंसर के सेल को ग्रोथ करने के लिए सपोर्टिव हो जाते हैं। तो जब भी किसी को कैंसर है, तो हम जब स्टेम सेल थेरेपी चालू करते हैं या कोई भी एनी अदर ट्रीटमेंट, सी वी नेवर स्टॉप एनीबॉडीज ट्रीटमेंट। अगर कोई कीमोथेरेपी पे है या रेडिएशन पे है, वी नेवर से कि ये बंद ही कर दो। अगर डॉक्टर ने बोला है, उनको उनके अंदर विश्वास है, लेट देम कंटिन्यू, देयर इज नो इश्यू। नहीं करेंगे तो फायदा ही है। अगर वो कीमोथेरेपी और रेडिएशन नहीं लेते तो फायदा क्या है? कैंसर के सेल को मारने के साथ साथ वो जो टी सेल्स यानी आपके बॉडी के फाइटिंग सेल्स, हेल्दी सेल्स को भी मारते हैं ना, जिसकी वजह से आपकी टोटल इम्यून खराब हो जाती है, आपकी बॉडी खोखली हो जाती है, वो नहीं होगी, जो उसकी बहुत बड़ी साइड इफेक्ट है। लेकिन अगर किसी को यह है कि नहीं भाई मुझे करना है, तो लेट देम डू। जब उनको कीमो या ये चालू है, वो टाइम पे भी हम स्टेम सेल देंगे, तो पहला फायदा क्या होगा कि कीमो की जो साइड इफेक्ट्स है दैट विल बी नलिफाइड, वो स्लोली ग्रेजुअली बंद हो जाएगी। और दूसरे हेल्दी सेल्स बनाना भी ये शुरू करेगा, सो दैट जो इम्यूनिटी लॉस्ट हो गई है दैट विल बी रीगेन्ड। आपके नए हेल्दी सेल्स, फाइटर सेल्स बनना भी शुरू हो गए, तो रीअकरेंस जो आगे जाके होने वाला है उसको भी वी कैन प्रिवेंट। राइट। राइट सर। कोमल जी यस आप अपना क्वेश्चन कोमल मैडम। कीजिए। हाँ कोमल। आवाज नहीं आ रही है आपकी। ये उनका हाथ है, अपना हाथ भी एक मिनट सुन सुन हमारा राइजिंग आवाज નથી આવતો कोमल मैडम। क्या इस इसमें आता है देने की यारी करो झूम मेरे करो आता है कि राइजिंग આઈફોन आईफोन हाँ हाँ यस ઠીક છે આઈફોન તમે તમે બોલી લો કોમલ મેડમ નો કઈ ઇશ્યુ આવે છે નેટવર્ક નો આઈફોन તમારો हाँ ક્વેશ્ચન चलो પૂછી लो। बोलो हाँ बोलो सर मेरी गुड़िया को इविक सर्कोमा ट्यूमर हो गया था तो हमने कीमो रेडिएशन सब दे दिया उसके बाद वापस हो गया उसके बाद उसकी सर्जरी कर दी इसका पेल्विस पूरा निकाल दिया है हाँ अब थर्ड टाइम वापस हो गया सर उसको अब क्या राइट। करना चाहिए हमको नहीं, ये बेसिकली सी बिकॉज ऑफ मेटास्टेटिस ये हर जगह पर फैलता रहेगा, बिकॉज ऑल द हाँ अभी लिम्फ वो नोड इज अब इम्पॉसिबल टू रिमूव, राइट। और दूसरा, जब कीमो चलता है, जैसे मैंने बताया कि ये सारी चीजें है ना, वो खराबी ही करती है और कुछ नहीं करती। हाँ, बताने के लिए ठीक है भी, वो कैंसर का जो मैलिग्नेंट सेल है उसको मारेगी, तो टेम्पररी जब पहला रिजल्ट लोगे तो आपको लगेगा कि भाई अभी ठीक हो गया, लेकिन वो लंबे अरसे तक वो खुशी कायम नहीं रहती, क्योंकि हाँ सर तीन मैलिग्नेंट तीन केसेस तीन महीने भी नहीं दोबारा रही से। सर हाँ, मैं वही बोलता हूँ सर, मेरे पास आते हैं पेशेंट, कोई 18-20 दिन में भी दोबारा शुरू हो जाता है, किसी को 1.5 महीने में, किसी को 2 साल में, लेकिन रीअकरेंस रहता ही रहता है। जहां पर स्टेम सेल आपने दिया, मेरे पास ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको डॉक्टर ने ऑलरेडी बोल दिया है कि भाई ये 6 महीना भी नहीं निकाल पाएगा, राइट। वो बंदा जिसको और कोई ट्रीटमेंट पॉसिबल ही नहीं है, हमने उनको ट्रीट किया, उसका कैंसर निकल गया, और जिसको 6 महीना बोला था अभी 6 साल हो गए, दोबारा से कभी कैंसर हुआ भी नहीं, राइट। तो दैट इज इंपॉर्टेंट। कैंसर को निकाल बाहर करने से जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है कि वो दोबारा से भी ना हो। बॉडी में बहुत सारे क्योंकि नॉट्स अगर बन कोई गए। कैंसरस पोर्शन है बॉडी में, उसको निकाल के बाहर फेंक दिया, कीमोथेरेपी लिया, तो आपका कैंसर का रिपोर्ट नॉर्मल आएगा, लेकिन वो कब तक नॉर्मल रहेगा, दैट इज इंपॉर्टेंट, राइट। सो व्हाट वी वांट इज यू शुड हैव अ हेल्थी क्वालिटी लाइफ, डिसीज फ्री लाइफ थ्रू आउट, एंड दैट इज वेयर आवर रोल ऑफ स्टेम सेल्स कम इन द पिक्चर। वेलकम उम्र सर सर उसकी उम्र 12 साल है सर सर कोई भी साल हो, तो हो पाएगा सर सर मैं इनका आपको बताऊं, हम लोगों ने 3-4 साल के बच्चे से लेकर के 80-85 ईयर्स तक के सारे पेशेंट्स ट्रीट किए। सी दिस प्रोडक्ट ऐसा नहीं है कि कहां पर कितने उम्र में काम लगेगा, ये हम
वो बच्चा जो इंक्यूबेटर में रखा जाता है ना, 2 3 4 दिन का बच्चा, जिसको ऐसी दिक्कत है कि भाई उसको कांच की पेटी में रखा गया इंक्यूबेटर में, उसको भी अगर देना चाहे तो दे सकते हो। इट इज सो सेफ एंड इट इज इनका सो रिपोर्ट है ना इफेक्टिव सर, ऑल्सो। हार्दिक हाँ सर को ऑलरेडी भेज दी है हमने रिपोर्ट, आप ठीक है चेक कर सर, आई लेना। विल गो इनका थ्रू। मैं वही बोलने वाला डॉक्टर ने था कि हाथ वो खड़े कर सारी जो दिए सर। चीजें है ना, हाँ हाँ, नहीं सर ये तो रहता ही है। मैं आपको बताऊं, मेरे पास 90% पेशेंट्स वो है जिन्होंने डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए कि भाई वॉट एवर वॉज पॉसिबल वी डिड एवरीथिंग, नाउ प्रे द गॉड, जितना नसीब है वो चलेगी आगे, बात खत्म। तो वो पेशेंट जब हमारे पास आते हैं, हम देखो वी कैन नॉट गिव गारंटी, वी आर नॉट गॉड, लेकिन बिकॉज के आई हैव बीन इनटू दिस प्रैक्टिस सिंस 10 years, अभी 10 साल के बाद मुझे मालूम है कि मैं दूंगा, इतना डोज बोला, इतने अरसे तक बोला, और ऐसी ऐसी चीजें करना है, तो वो होता ही है। सी और सर माय रिजल्ट्स रेशियो आई वुड से। बताइए बताइए। मेरा ऐसा बोलना है सर कि मैंने मेरे पापा को 5-6 दिन हुआ है अभी चालू करने को, हाँ तो सर 6 दिन में इतना फास्ट रिजल्ट मिलता है सर इसका? हाँ मिलता है ना। सी सर यहाँ पर दूसरे, रिजल्ट्स देखो, मैं आपको बताऊं, जो रिजल्ट्स आपको 5 6 दिन में दिखा ना, वो परमानेंट नहीं है। हाँ खुश करता है अपने को, लेकिन वो हाँ, खुशी लंबी टिकानी है, तो उसको उसका ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में देना पड़ेगा। नहीं सर वो राइट। कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग तो, अपन दूसरे हम्म जिस दिन से दिया है ना सर, उस दिन से हम्म उनका सोना बेड पे यानी थकापन लगना सब बंद हो गया है सर। पहले बंद हो ऐसे ही जाएगा। कोई आते थे तो सही है। मेरे को थका हुआ रहा है, ऐसा हो रहा है, बहुत हम्म डिस्टर्ब हो हम्म गए थे। नहीं, अब इतने ये फ्रेश है ये वो। भी ये भी डिपेंड करता है, बिकॉज ईच एंड एवरीबॉडीज बॉडीज कॉन्स्टिट्यूशन इज डिफरेंट। ओके। हर एक का बॉडी अलग है। किसी को 4 दिन में फायदा मिलेगा, किसी को 14 दिन में मिलेगा, लेकिन फायदा जरूर मिलेगा, दैट इज फॉर श्योर, क्योंकि वो मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है। वेरी गुड वेरी गुड, ओके, कुछ पूछना है? जोरदार। हेलो सर। हेलो हेलो, सर। कैसे हो? हाँ हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। हेलो, हाँ सर। सर या मेरे डेट मदर इन हाँ सर, मेरे मदर इन लॉ को ब्लड कैंसर है। 15 दिन के हम्म अंदर डिटेक्ट हुआ है। अब ये ओके कहाँ मिलेगी ये वो क्या? 4 स्टेज वाला है। ओके। हाँ, यही तो बोलना है। उनको क्या हाँ, हो क्या सकता है अभी? आईफोन माइक बंद कर दीजिए प्लीज। नहीं, कोई 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 टेंशन नहीं। देखो, ब्लड कैंसर हो, कोई भी इटियोलॉजी का कैंसर हो, ब्लड कैंसर, हमने 7 साल के बच्चे का भी ब्लड कैंसर ठीक किया है, हमने 37 साल के भी लेडी का ठीक किया है, और हमने 67 साल के भी लोगों का ठीक किया है। कैंसर जैसे मैंने बताया, कोई भी हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ इटियोलॉजी, वो ब्लड कैंसर है, ल्यूकेमिया है, लिम्फोमा है, कुछ भी है, एवरीथिंग कैन बी ट्रीटेड, और वो जाएगा, और 100% जाएगा, दोबारा से नहीं आएगा। गॉट माई पॉइंट? लेकिन बॉडी में बहुत स्पॉट्स टाइप फैला हुआ है, ऐसा डॉक्टर का बताना है। नहीं नहीं, वो सही है। देखो, पहली बात के वी आर नॉट अबव गॉड, भगवान के जी। ऊपर तो कोई है नहीं। राइट। हमारे पास क्या है, वी कैन पुट ऑल अवर एफर्ट्स। अगर उनके यस। पास एक एक लाइफ भी ज्यादा बची, एक क्षण भी, तो पूरा का हम्म। पूरा हम उनको दे सकते हैं, और दैट टू डिसीज फ्री दे सकते हैं। राइट। हमारे पास में एफर्ट लगाना है। ओके। सर ऐसा भी होता है कि अभी आपने देखा होगा कि अच्छा जीने के लिए, लंबा क्वालिटी लाइफ जीने के लिए लोग जिम में जाते हैं, और वहां पर ही या। जान गंवा देते हैं। राइट। हम्म। उनको कोई वाइसिस नहीं है, दे आर रेगुलरली एक्सरसाइजिंग ऑल्सो। तो कोई भी चीज का ऐसा नहीं है कि भाई ये किया तो हो जाएगा, बट एक चीज पक्का है कि हमने अगर ये किया, तो वी कैन डेफिनेटली हैव अ बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, वी कैन हैव अ गुड स्पान ऑफ लाइफ। हमारे पास अगर 4 दिन बचे हैं, तो 4 के 14 हम इसको कर सकते हैं, डिसीज फ्री कर सकते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो राइट। सर ये ट्रीटमेंट कैसे चालू कर सकते हैं? सर ये कीमो। आपको हार्दिक सर सारी चीजें बता देंगे। इनफैक्ट आपके जो रिपोर्ट रहेंगे ना, आई नीड टू हाँ। गो थ्रू द रिपोर्ट। मैं रिपोर्ट देख करके आपको कितना कितना डोज कितना अरसे तक जाएगा, टोटल पीरियड ऑफ ट्रीटमेंट विल बी व्हाट दैट आई कैन सजेस्ट व्हाइल गोइंग थ्रू द रिपोर्ट। राइट। तो ओके। जितने भी मैं रिपोर्ट्स है रिपोर्ट आप आपको भेज व्हाट्सएप कर दीजिए दूंगा। हार्दिक सर को या रेनू मैडम को। इन टर्न दे विल सेंड ओके। इट टू मी। उसके हिसाब से मैं आई विल सजेस्ट द डोज। वो उसके हिसाब से शुरू करो। जैसे मैंने बताया, श्योर। कैंसर है, एक चीज तय कर लो, गांठ बांध लो कि भाई हमको शुगर इंटेक बंद करना है। आइसक्रीम है, कोल्ड ड्रिंक्स है, हाँ। शुगर है, ये सारी चीजों को हमको बंद करना है, बिकॉज ये जो है ना, वो कैंसर के सेल को बढ़ावा देती है। दे ओके। नर्चर द सेल्स, और मैलिग्नेंट सेल्स को नर्चर करोगे तो कैंसर तो बढ़ेगा भाई।
तो पहले तो उसका खाना बढ़ेगा। खुराक ही बंद कर दो। हाँ, उसका खाना खुराक ही बंद किया तो वैसे ही वो कमजोर हो जाएगा। बाद में हमारे जो बॉडी के टी सेल्स है, विच आर द फाइटर सेल्स फाइटिंग अगेंस्ट द कैंसर, दे शुड बी स्ट्रेंथन। तो उनके भी काम करने का मौका मिलेगा उनको, राइट। हमने कैंसर को सेल को ही बढ़ावा देने वाली सारी चीजें की, तो कैंसर का सेल तो बढ़ता ही रहेगा ना। तो हमको दो हिसाब से हाँ काम करना है हाँ। कि ये हमारे बॉडी के लिए जो एडवर्स चीजें है उसको बंद करना है, और हमको स्टेम सेल थेरेपी चालू हम्म करना है। जो डोज बोला हम्म गया है, वो हिसाब से। किसी को हम दिन के 2 सैचेट बोलते हैं, किसी को हम दिन के 4 सैचेट बोलते हैं, किसी को दिन के 2 सवेरे 2 दोपहर 2 शाम, लोडिंग डोज। क्योंकि इफ इट इज या अ metastatic conditions, because see, we need to understand cancerous cells, malignant cells, they grow 20 times higher than the normal cells. एक या नॉर्मल सेल का जो ग्रोथ रेट होता है ना, उसकी कंपैरिजन में 15-20 गुना ज्यादा स्पीड से बढ़ता है। मैलिग्नेंट है और मेटास्टेटिक है, वो अलग अलग ऑर्गन में प्रसर रहा है, आगे बढ़ रहा है। तो वी नीड टू चेक इट, उसको पहले उसको वहां पर स्टॉप करना पड़ेगा, राइट। और वहां से बाद में उसको रिवर्स करना पड़ेगा। So at that point ओके of time, we need to give a loading dose. Loading dose will be there for bare minimum 4.5, 5 to 6 months. उसके बाद वो कम हो जाएगा, बाद में वो नॉर्मल मेंटेनेंस डोज पे आएगा। 6 में से फिर 4 सैचेट हो जाएंगे, फिर 4 में से 2 हो जाएंगे, फिर 1 सैचेट, एंड देन वी स्टॉप, ओके। राइट। या थैंक यू सर। थैंक यू सर। या सर आप आपके रिपोर्ट भेज देना कोमल पटेल। यस जिनय जी, आपको कुछ क्वेश्चन है? हाँ जिनय चेड़ा चड्डा। यस 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 ये सर गुड इवनिंग। हाँ, गुड इवनिंग। यस मैं गुजरात से ही बात कर रही हूँ। मेरे फादर बोलिए। 79 हाँ, ईयर्स है। ओके। उनको अभी लिवर में डिटेक्ट हुआ है। हम्म, बहुत ही हेल्दी और फिट लाइफ मेरे पापा ने जी है। और ओके, सडनली 5 मंथ्स के रिपोर्ट में, मतलब कि मैं रेगुलर, मेरे पेरेंट्स मेरे साथ रहते हैं क्योंकि हम 2 बहनें ही। ओके। हाँ तो हाँ, गुड। सडनली 5 महीने में एसजीपीटी एसजीओटी लेवल डबल हो गया, जो पहले ओके, नॉर्मल था जनवरी तक। मतलब राइट। हमको पिछले 15 दिन से सोनोग्राफी और सीटी स्कैन में पता चला कि 12 हम्म, सेंटीमीटर के लिवर में 10 सेंटीमीटर की गांठ है, और वो भी ओके, राइट। बाहर नोड्स पे भी 2 दिखाई दे रही है। अब हम्म, अब हमने सोचा कि हमें एलोपैथी ट्रीटमेंट में नहीं जाना क्योंकि वो पेनफुल होगा। वो शायद राइट। क्वांटिटी लाइफ दे दे लेकिन पापा को क्वालिटी लाइफ नहीं दे। नहीं नहीं, क्वांटिटी लाइफ भी नहीं देता है, मैं आपको बताऊं। ओके ओके सर। कोमल, हाँ, जिन्हें बेसिकली क्या है, वी हैव कम अक्रॉस नंबर ऑफ पेशेंट्स सफरिंग विद कैंसर। स्पेसिफिकली जो लीवर कैंसर की जो बातें होती है ना, यस तो बीइंग इट्स अ वेरी, आई वुड से, डेलिकेट ऑर्गन, करेक्ट बराबर। करेक्ट दूसरा, हमारे बॉडी के लिए बहुत वाइटल ऑर्गन भी है। करेक्ट करेक्ट दूसरा, अगर आपने सुना होगा, देखा होगा, या किसी को पूछा होगा, तो आपको पता चलेगा कि लीवर की जब बात आती है तो उसकी जो ट्रीटमेंट लगती है 50-60 लाख रुपए से ऊपर ही जाती है। कोई अगर आपको ये बोलेगा कि 30-35 लाख, बिलीव मी, वो आपको सिर्फ झांसे में लेने की बात कर रहा है, ये कभी नहीं होता, राइट। करेक्ट करेक्ट 40-50-60 लाख गिन के चलने का, और उसके बावजूद भी वो लोग का जिंदगी 2-3 साल। ओके अभी ओके। तक मैंने ये कभी नहीं देखा कि जिसका लीवर का सर्जरी हुआ, लीवर ट्रांसप्लांट हुआ, हाँ हाँ कार्सिनोमा ऑफ लीवर था, और हाँ वो हाँ बंदा 15 साल से जी रहा है, कभी नहीं, करेक्ट करेक्ट राइट। करेक्ट दूसरी बात की, वो सारी चीजें करने के बावजूद भी क्वालिटी ऑफ लाइफ इज हैम्पर्ड, करेक्ट। दे एग्री कैन नेवर बी नॉर्मल, एग्री। राइट। हमको अभी क्या करना है, वी नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, कि जो कार्सिनोमा है, वी नीड टू फाइट इट बैक। दूसरी चीज, करेक्ट क्वालिटी ऑफ लाइफ शुड बी रीगेन्ड, करेक्ट राइट। तो करेक्ट उसके लिए एक्सेप्ट स्टेम सेल देर इज नथिंग अवेलेबल, कोई ऑप्शन आज की तारीख में तो हमारे पास है ही नहीं, करेक्ट राइट। करेक्ट जैसे मैंने बताया, ऑर्गेनल ट्रीटमेंट करनी है तो ह्यूमन स्टेम सेल काम आ सकते हैं, लेकिन ह्यूमन स्टेम सेल आज की तारीख में हमारे पास है नहीं, करेक्ट ठीक है। करेक्ट। ये एक पॉसिबिलिटी है जो हमने अभी तक, पिछले 10 सालों से मैंने इसके ऊपर काम किया है। प्लांट डिराइव्ड स्टेम सेल, बहुत अच्छे रिजल्ट्स लिए हैं ओके हमने। कोई भी कैंसर, या ना सिर्फ यही जाने दो, मैंने आपको क्या बताया, लिम्फोमा है, करेक्ट चाहे वो ल्यूकेमिया है, चाहे करेक्ट वो लीवर कैंसर है, करेक्ट लीवर सिरोसिस है, करेक्ट कोई भी XYZ कैंसर, कोई करेक्ट भी, यू नेम एनी ऑफ द कैंसर्स, करेक्ट। लंग के कैंसर, हर एक के ऊपर रिसर्च लिए हैं। हाँ तो हाँ व्हाट आई वुड सजेस्ट, के इंस्टेड ऑफ वंडरिंग हियर एंड देयर, इट इज ऑलवेज आइडियल कि करेक्ट थोड़ा ट्रस्ट करके इसके ऊपर काम करो। एलोपैथी इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू लॉन्ग। करेक्ट सेकेंडली, it will drain out all the money of your life.
करेक्ट और सर, फायदा नहीं है, क्योंकि क्वालिटी ऑफ लाइफ चला जाएगा, लाइफ स्पान बढ़ेगा वो बोलते हैं, बढ़ता नहीं है, वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, बिकॉज आई कम अक्रॉस नंबर ऑफ पेशेंट्स ऑन डेली बेसिस, राइट? करेक्ट सर, So, Jinar, what I would suggest कि believe in what the person whosoever has called you, ओके कुछ अच्छे के लिए उन्होंने आपको बोला होगा, ये सोच के ऊपर वाले के ऊपर विश्वास करके भी आप शुरू करो। बिलीव मी, यू विल गेट थ्रू विद दिस। ओके ठीक है? सर, can I go for an alternative Ayurvedic treatment also with it? See, along with this, you can do any other treatments, because ये सीधा ब्लड में जाता है। जैसे मैंने बताया ना, इसका कोई फूड टू ड्रग या ड्रग टू ड्रग इंटरेक्शन है ही नहीं। ओके देर इज नो सच साइड इफेक्ट्स कि आपने ये लिया तो कॉन्ट्राइंडिकेशन है, ये लिया तो, देर इज नथिंग लाइक दैट, ओके राइट? ये सीधा आपके ब्लड में जाता है, जाकर के सीधा सेल्यूलर लेवल पे काम करता है। तो वो टेंशन लेने का, मान लो कि अगर कोई आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी चालू है, हाँ, तो वो भी आप चालू रख सकते हो। एक होता है कांचनार गूगल, राइट? प्रबल गूगल, तो ये सारी जो चीजें हैं ना, वो आयुर्वेदा वाले देते हैं इसके अंदर, उसके भी अच्छे रिजल्ट्स है। ओके लेकिन वो नया कोई सेल पैदा नहीं कर पाएगा। हिपेटिक सेल विच हैज बीन डैमेज्ड, दे करेक्ट कैन करेक्ट नेवर रीजनरेट। तो करेक्ट इसके लिए तो हमको स्टेम सेल ही चाहिए। तो करेक्ट और कुछ भी करते हो करो, सी टू दैट कि वो ऐसी चीजें ना हो कि जो हमारी मेहनत को पानी फेर दे। ओके ठीक है? ओके ओके नो सर, प्रॉब्लम, यू कैन कंटिन्यू विद दैट आल्सो। यस सर, एंड सर दिस इज यू आर सेइंग कि विश्वास रख के ये 100% रिजल्ट देगा सर, आप जो बोल रहे या हैं प्लांट्स? यस यस यस। Okay, okay. And sir, just for the benefit of everybody who is hearing or everybody who is suffering from such a disease, which is Yeah. જે જીવલેણ હોય, જીવ લેતા હોય, હા, તો 100%। યસ સર, તો સર એના માટે એક પ્રશ્ન એ છે કે સર આ પ્રચાર આપણે વધુમાં વધુ ઇન્ડિયામાં કેમ નથી કર્યું કે આનાથી વધારે લોકો બચે સર, બચી જાય સર, પોતાના કુટુંબીજનોને ગુમાવવાનું શું હોય ને એ અમને સર છેલ્લા 20 દિવસમાં અમે ગુજરીએ છે રોજે એ વસ્તુ। 100%। જીના મેડમ સાંભળો, યસ સર, એવી ઘણી બધી વસ્તુઓ છે કે જે કરેક્ટ પોસિબલ છે પણ આપણા સુધી પહોંચતી નથી। करेक्ट सर, करेक्ट। सर हिंदी Right? में बोलेंगे तो Can- अच्छा रहेगा। हाँ यस सर, सर ऐसी हाँ, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पॉसिबल है, लेकिन हमारे तक ये पहुंचाई नहीं जाती। करेक्ट करेक्ट, देर इज अ फार्मा लॉबी, हाँ हाँ देर इज अ मेडिकल लॉबी, हाँ हाँ, इवन दिस WHO, ये सारे जो है ना वो मिले हैं, राइट? ओके, आपको मालूम रहेगा कि पहले डायबिटीज जो होता था ना, हाँ वो हाँ, किसी की ब्लड शुगर अगर 200-250 तक पहुंचती थी ना, तब वो डायबिटिक होता था, तब तक नहीं होता था। करेक्ट सर, एग्रीड एग्रीड। आज 120 पे हो गया। हाँ, 120 के ऊपर गया, वहीं से वो डॉक्टर यू आर प्री धर्मराज, डायबिटिक। करेक्ट मैं करेक्ट, आपको बताऊं, मैं आपको ऐसे रिपोर्ट दिखाऊंगा कि जिनका HbA1c 10 के ऊपर है एंड ही इज नॉट बीइंग कंसिडर्ड एज अ डायबिटिक, और ओ अभी क्या हो गया, 5.7 हो गया, तो यू आर नाउ इन अ डेंजर जोन। यस, डेंजर जोन, ओके तो ये सारी चीजें है ना, ये बनी बनाई मिली भगत है और कुछ नहीं है। नीड नॉट टू वरी ऑन दैट। मैं क्या बोलता हूँ कि हमारे हाथ में जो जो चीजें है वो हम करेक्ट, कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज व्हाट एंड दैट इज व्हाई। सी, ये चीजें अगर मैं डॉक्टर के पास लेके जाता, हाँ डू यू बिलीव कि वो डॉक्टर आपको वो प्रोडक्ट देता? हाँ सर, क्योंकि मैं उसके लिए तो आप पेशेंट हो ना, यू आर एन ATM मशीन फॉर हिम, करेक्ट 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 यू आर एन ATM मशीन। करेक्ट जब तक पेशेंट है, वो आपसे पैसा ले सकता है। करेक्ट मैं करेक्ट अगर वो पेशेंट में से तब्दील कर दूं कि ही इज इन नॉर्मल गाय, देन उसका करेक्ट पैसा आना बंद हो गया। करेक्ट पहले तो करोड़ों रुपए की खर्च करना पड़ता है आपको ऑन्कोलॉजिस्ट बनने के लिए, स्पेशलाइजेशन, सुपर स्पेशलाइजेशन के लिए। करेक्ट उसके ऊपर आपको फिर ऑन्कोलॉजी का हॉस्पिटल बनाना है, करेक्ट और करोड़ों रुपीस। करेक्ट Then you need to have the staff, you need to have the assistant doctors, those who are again MDs। करेक्ट करेक्ट, तो मैडम, ये लोग का पर मंथ एक्सपेंस इतना बड़ा ज्यादा है रिकरेंट, कि उनको ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं है कि वो एक बंदे अंदर आया उसको ठीक कर ले। उसको ठीक करेगा तो वो खुद खत्म हो जाएगा। करेक्ट सर, करेक्ट ये बंदा पेशेंट कैंसर से खत्म होगा, वो तो बिना कैंसर के पैसों की वजह से खत्म हो जाएगा ना। करेक्ट करेक्ट तो करेक्ट उनको तो ये, you people are like ATM for them, so they will never suggest this, and that is we hardly go to that specialized doctors। ओके ऐसा नहीं है, वो लोग लेते हैं, बिलीव मी, जिन्हें वो लोग अपने लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपनी फैमिली के लिए लेते हैं, बट दे नेवर प्रिस्क्राइब इट टू द पेशेंट्स। करेक्ट, वो ओके। खुद के लिए लेते हैं। अच्छा सर, ये डेफिनेट है जो आप बोल रहे हैं कि जो बड़े बड़े ऑन्कोलॉजिस्ट हैं उनके फैमिली में अगर किसी को कैंसर हो जाए तो ये जरूर प्लांट सेल लेंगे। 100% सवाल ही नहीं है। ओ माय गॉड,
ओके यस जी और नहीं मैम, मेरे बाय ओके जी सर। हार्दिक सर, मैंने आपको मालूम है वो एक डॉक्टर का बताया था हाँ यस जिसके सर, धीरज बच्चे को हॉस्पिटल ल्यूकेमिया समथिंग, हो गया था। ही हिमसेल्फ इज ब्लड अ कैंसर बताया था। एमएस हम्म हम्म सर्जन है वो। यस सर। तो लेकिन वो किसी पेशेंट को नहीं दे रहा है। सी अभी देखने वाली बात यह है कि खुद के बच्चे को उसने ठीक कर लिया, उसके ल्यूकेमिया के सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल आ गए, फिर भी वो किसी पेशेंट को नहीं दे रहे। हाँ क्योंकि सर खुद के रोजी पे वो हो जाएगा 100%. ना। Yeah, that is अरे, a issue. And that is why, see, that is why we directly talk to the end customers, to the patients, to the relatives of the patients who can take chance, right? They can have that better option available with them. और ये ऑलवेज उनको सर, ठीक कर पाए। बिकॉज सर और जिन हम आपको भी लोगों ने बताएंगे जिन्हें अगर आपके घर में ये फायदा मिला, आई वुड उधर से सजेस्ट, ओपन आई करेगा वुड रिक्वेस्ट कि आप लोगों को भी ये बताओ। रेज योर हैंड आता है, बच्चे मेरे हाँ, करते हैं वो। यू ऑल्सो प्रमोट दिस, यू डेफिनेटली ये, सर, डेफिनेटली हाँ इतने जैसा ही है। मुझे आया था ना अपना, इसलिए तो सही है। अपना नंबर आया था उस टाइम। हाउ डू अभी वी भी आ रहा है। नाउ, हाउ डू वी प्रोसीड? आईफोन माइक बंद कर दीजिए प्लीज। मैडम, अपना आपको अपना जिसने भी हटा के यहाँ पर इनविटेशन दिया होगा ना ये जूम के लिए, हाँ या हाँ आपको जिसने नहीं, अप्रोच अपना किया म्यूट होगा, है। यू कांटेक्ट देम। ये हाँ जो रिपोर्ट्स रहेंगे इनके, वो रिपोर्ट्स मेरे को भेजना। हाँ आई हाँ गो थ्रू द रिपोर्ट्स, आई हाँ सजेस्ट द हाँ डोज, यू हाँ स्टार्ट द डोसेज। अभी ये हाँ लेना तो ओरल ही है। इट्स अ वेरी स्मॉल, इतना छोटा पाउच है, ओके सर, सैचेट फॉर्म में है ये। तो ओके और सिर्फ 1.2 ग्राम से, पाउडर भी ज्यादा क्वांटिटी में नहीं है। ओके इट हैज टू बी टेड एंड पुट अंडर योर टंग। ओके एडमिट होने की जरूरत नहीं, कहाँ पर इंजेक्शन की जरूरत नहीं, कुछ नहीं है, ओरल ही लेना है। ओके ओके सर, ठीक है। थैंक यू सर वेरी मच, ओके, थैंक यू सर। या यस यस इट्स नाइस टॉकिंग टू यू। मैं सर, मैं एक थोड़ा इंटरप्ट करता हूँ। हाँ बोलिए। जीनई मैडम एंड बाकी सभी पार्टिसिपेंट्स को मैं माई सेल्फ डॉक्टर हार्दिक पटेल या इंटरप्ट इसलिए किया मैंने क्योंकि आज से 6-7 महीने पहले मेरे मॉम को भी कैंसर डायग्नोज हुआ था, 3rd स्टेज का कोलोरेक्टल कैंसर। एंड हमें आई वॉज श्योर कि ये सब मुझे कराना ही था, कीमो रेडियो एंड सर्जरी। मैंने सिर्फ स्टेम सेल पे ट्रीटमेंट चालू किया, सितंबर मंथ में मिला था सर को मैंने, एंड सितंबर एंडिंग से स्टार्ट किया। मार्च तक मेरे मॉम के रिपोर्ट सभी नॉर्मल आ गए। आप सभी पार्टिसिपेंट्स को मेरे चैट बॉक्स में मेरा नंबर डाला है मैंने, आप तो आप मुझे कभी भी हाई भेजिए, मैं मेरे मॉम के रिपोर्ट्स आपको शेयर कर सकता हूँ जो मैंने स्टेम सेल थेरेपी से अच्छा किया है। तो बाकी सभी पार्टिसिपेंट को अगर कुछ क्वेश्चन होगा कि अच्छे भी होते हैं कि नहीं, तो फिर मैं ही लाइव एग्जांपल हूँ यहाँ पे। ओके सर, तो या आप कंटिन्यू थैंक कर सकते यू। हो सर। एंड आई थिंक या आईफोन या भूपेंद्र सर वाज आस्किंग क्वेश्चन। आईफोन भूपेंद्र सर। Uh, यस my name is यस Bhupendra. Doctor, good evening. या गुड हाँ, इवनिंग, बोलिए बोलिए। जस्ट वो जिनल मैडम ने जब अभी कहा, मैं थोड़ा उससे हाँ ताल्लुकात रखता हूँ, बिकॉज माय हाँ, फादर फरमाइए। आल्सो वाज डायग्नोस्ड विद कैंसर ऑन लीवर ओके। ऑन राइट साइड। तो हम्म डॉक्टर ने कहा कि उसको बीइंग अ रीजनरेटिव ऑर्गन, आप उसको हम्म, निकाल दीजिए उतना साइड से, एंड देन इट विल ग्रो हाँ अप हाँ, नेचुरली। हम्म बट नाउ आफ्टर 8-9 months आई थिंक इट हैज अगेन रिकर्ड। तो हम्म, दैट इज द रीजन आई एम हियर टॉकिंग टू यू। मुझे पर उनका नहीं उम्र सर, है सर 73। राइट राइट राइट। सी तो इरिस्पेक्टिव उनको ऑफ एनी एज। हाँ हाँ भूपेंद्र जी, यही है, मैं अभी जो हाँ बताया ना कि मेरे हाँ पास जो पेशेंट आते हैं ना, 90%, कितना, 1-2% नहीं, 90% पेशेंट वही आते हैं जहां पर रीकरेंस है। ऑपरेट करके हम्म वो कैंसरस चीजें निकाल दी, बाद में कीमो चले, बाद में रेडिएशन चले, वो होने के बावजूद भी रिकरेंस होता है। भाई वो निकाल दिया तो क्यों हो गया? कैंसरस सेल को आपने मार दिया, फिर क्यों हो गया? सी देयर इज ऑलवेज अ प्रिकर्सर इन योर बॉडी which gets reverted into the cancerous cells, right? उसको अगर ठीक करना है तो हमको तो वहीं से काम करना पड़ेगा, उसके रूट कॉज से, राइट? तो हमको तो यही देखना है कि भाई वो जो ऑर्गन आपका निकाल लिया, चलो मान लो कि ये खत्म कर लिया, कैंसरस सेल्स को भी मार दिए, लेकिन वो दोबारा से जो पैदा होता है कैंसर, वो जो प्रिकर्सर से, तो उसको फाइट बैक करने वाले टी सेल्स भी तो मर गए ना। तो हमको तो करेक्ट ये चाहिए कि एक बार वो जो कैंसर चला गया वो दोबारा से कभी आए ही नहीं। और हमारा जो करेक्ट थेरापी है वो कोई मारने वाली चीज नहीं है, हमारा थेरापी तो नया पैदा करने वाली चीज है। हमारा क्या पैदा करेगी? टी सेल्स पैदा करेगी, फाइटर सेल्स पैदा करेगी, जो कैंसर सेल्स को मारेगी। और अगर कोई प्रिकर्सर है जो कैंसर में तब्दील होने वाला सेल है, उसको भी वो वहां से ही खत्म कर देगी। गॉट माई पॉइंट? तो दैट राइट इज राइट वाई आई ऑलवेज सजेस्ट कि इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर ऑल दैट थिंग्स, देखो मैं क्या बताया कि ये लोग, अभी मेरे को बोलना नहीं चाहिए बिकॉज सिंस लास्ट 40 years आई एम विद देम, तो जरूरी है उनके लिए भी।
उनका भी तो घर चलना चाहिए, उनके भी तो हॉस्पिटल चलने चाहिए, उनके भी तो डॉक्टर्स पलने चाहिए। तो ये सारी चीजें चलती रहती है। बट व्हेन इट कम्स टू correct. देयर ओन, दे गो फॉर द ट्रीटमेंट विच वी गिव, Hmm. पेशेंट्स को नहीं देते। तो Correct. आपको भी तो जो भी दिक्कत है, तो आपके भी जो रिपोर्ट रहेंगे वो आप भेज दीजिए। विल गो थ्रू द Hmm. रिपोर्ट्स, विल सजेस्ट द डोज। Hmm. डोज जो सजेस्ट किया जाए वो हिसाब से लेना पड़ता है, और उतने अरसे तक अगर किसी को ये लगता है कि भाई ये मैं नहीं कर सकता, बट आई लाइक टू ट्राई, अगर Hmm. किसी को 1-2 महीने ट्राई करना है, आई विल सजेस्ट नॉट टू स्टार्ट इवन। क्योंकि वो मान Hmm. लो कि अगर कैंसर है, हमने लोडिंग डोज प्रिस्क्राइब किया है, क्योंकि वी नीड टू Correct. सी कि भाई ये अगर प्रोग्रेसिव ना हो जाए, राइट। तो Hmm. लोडिंग डोज दिया, अभी लोडिंग डोज दिया, आपने मान लो कि 2-3 महीने के अंदर 50,000 लाख रुपया खर्च कर दिया, और बाद में आपने बंद किया, तो ना तो रिजल्ट आया Correct. और पैसा बर्बाद हो गया। उसको बिल्डिंग फेज होने ही नहीं दिया। Hmm. यस एग्जैक्टली सर, दैट इज Hmm. व्हाट आई से, Hmm. कि ट्रायल आपको लेने की जरूरत नहीं, मैं लेके बैठा हूँ। मेरे साथ ये लोग जो है, दे आर आल्सो डॉक्टर्स, दे हैव आल्सो टेकन वंडरफुल रिजल्ट्स। थोड़ा ट्रस्ट फैक्टर काम करेगा, हमारे ऊपर और ट्रस्ट मत करो, इसमें कोई टेंशन नहीं। ट्रस्ट द गॉड, हम्म, ये भाई या उसने यहाँ पर बिठाया है तो कुछ अच्छे के लिए ही बिठाया होगा। हम्म? जो भी करेगा वो इसमें स्टेम सेल ही काम करेगा। ओके। और हाँ इसमें मुझे यस भूपेंद्र क्वेरी सर। था सर, या मुझे इसमें क्वेरी था एक्चुअली व्हाट हाँ हैपेंड। ये हमको भी ऐसे ही सिम्टोमेटिकली पता चला, बिकॉज हाँ डायरेक्टली नहीं पता चला, जैसे जिनल मैडम ने कहा वी वर ऑल्सो इन अ हाँ। डार्क। वो एकदम उनको अचानक ओके से खुजली स्टार्ट हो गया। सो ओके। खुजली स्टार्ट हाँ होने के पॉसिबल। बाद हाँ देन वी गो वेंट डीप डीप डीप, ये क्यों हो रहा है, स्किन डरमैट हाँ। से चालू किया, एंड देन फाइनली इट लेड टू दिस पार्ट। तो ट्रू अभी ट्रू भी क्या ट्रू। हो रहा है, अभी भी क्या हो रहा है, दूसरा सिम्टम अभी आ रहा है कि उनके पैर में जैसे अपने हम्म। छाले पड़ते हैं वैसे छाले पड़ सही रहे है। हैं, ओके। और वो अपने आप ठीक भी हो जाते हैं, बट अगेन हम्म। इट इज आफ्टर 5-10 डेज वापस वो आ जाते हैं दूसरी जगह पे, सही पैरों है। में, पैरों में हम्म हाथों में। तो हम्म ये अभी जब ये थेरेपी स्टार्ट करते हैं हम्म। स्टेम सेल, तो इसमें हाँ से हमें पता कैसे चलेगा कि ओके ही इज लीडिंग टू अ गुड पार्ट सिम्टोमेटिकली। सही है, सही है, सही है। देखो पहले तो ये जब भी शुरू करेंगे नो तो सॉरी इनिशियली फॉर। सॉरी सर, डॉक्टर सॉरी, हाँ आई जस्ट फॉरगॉट टू कंप्लीट माय सेंटेंस। एक्चुअली हाँ क्या, नो डाउट ऑब्वियसली टेस्ट आर द फाइनल वे ऑफ या एग्जैक्टली ascertaining he is 100%। there or not, but then now हम्म। he is so much against the test also। तो मेरे को जाना ही नहीं डॉक्टर के पास, ये टेस्ट ही नहीं कराना मेरे को। हाँ सही है तो हंड्रेड दैट इज द परसेंट रीजन आई एम आस्किंग, हाँ दैट इज द रीजन नहीं आई नहीं, एम कोई कोई आस्किंग कोई टेंशन कि नहीं। कैसे पता देखो चलेगा अपने को। हाँ, ये जो सिम्टम्स प्रेसिपिटेट होते हैं ना, देर वो काफी बाद के बाद, यानी कैंसर होता है तब नहीं होता है, बाद में जब वो आगे एग्रेसिव मोड में जाते हैं तब जाकर के सिम्टम्स आते हैं, राइट। ये प्रोडक्ट लेना शुरू करोगे 2 महीना, 3 महीना, 3.5 महीना में, जब जब ये धीरे 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 कैंसर को ट्रीट करना शुरू हो जाएगा, राइट, प्रॉपरली। और आपके कैंसर का जब जब ये दबाव शुरू हो गया, मीन्स कैंसर सप्रेस होना शुरू हो गया है, ये जो सिम्टम्स है वो सारे जो दिख रहे हैं, चाहे वो इन अ फॉर्म ऑफ ईचिंग हो या तो ये छाले पड़ना हो, वो सारी चीजें भी तो ठीक हो जाएगी। दूसरी, हम जब ये ट्रीटमेंट शुरू करते हैं ना, तो यूजुअली आफ्टर कैंसर के अंदर 4-4.5 महीने में हम लोग टेस्ट करवा लेते हैं, 1 बाय 1। तो टेस्ट करवाते हैं, तो टेस्ट के अंदर तो पता चलेगा ना प्रोग्रेस कितना है। मान लो कि हमने अगर किसी को ये प्रोडक्ट दिया, 3-3.5 महीने के बाद जो टेस्ट किया, अगर उसके टेस्ट की रिपोर्ट वही है, तो वी वेट फॉर अनदर मंथ और सो। बाद में जब रिपोर्ट आता है कि भाई पहले इतना रीडिंग से अभी ये हो गया, सो देर इज अ बेटरमेंट, पहले से ये काफी अच्छा है। अभी और 1.5 महीने 2 महीने के बाद का रिपोर्ट निकलेगा, उसके अंदर वो फर्दर रिपोर्ट अच्छा आएगा। तो नॉर्मल केस के अंदर व्हाट वी हैव सीन इज कि 4.5 से लेकर के 6-6.5 महीने में कैंसर कोई भी हो, वो कंट्रोल हो ही जाता है, पक्का हो जाता है। ये नहीं होता कि आपके रिपोर्ट 1 साल के बाद भी वही आ रहे हैं। अच्छा लग रहा है वो जरूरी नहीं है, फीलिंग ऑफ वेल बीइंग इज ऑलवेज गुड, लेकिन रिपोर्ट में दिखे तब मानने का कि भैया वो कैंसर अभी नहीं है, चला गया। तो कोई भी चीज हम करते हैं तो विदाउट रिपोर्ट्स कुछ भी नहीं करते आज की तारीख में। इसीलिए मैंने आपको बताया कि ये जो रिपोर्ट रहेंगे वो भी आप सेंड करना, उसके हिसाब से विल स्टार्ट द डोसेज। वो शुरू करने के बाद 3-3.5 महीने के बाद उसका एक रिपोर्ट निकलेगा, बाद में 1-1.5 महीने के बाद दूसरा निकलेगा, 1.5-2 महीने में दूसरा निकलेगा। और पूरे रिपोर्ट जब नॉर्मल आ जाएंगे, उसके बाद वी कैन से कि मेंटेनेंस डोज को भी स्लोली ग्रेजुअली टेपरिंग वे में बंद करेंगे अपन। बट नॉर्मल केस के अंदर
इफ इट इज अ नॉर्मल कैंसर तो कम से कम 8 से 10 महीना ये ट्रीटमेंट चलता है पुट टुगेदर। लोडिंग डोज उसमें से 4 साढ़े 4 महीना 5 महीना चलेगा, लेकिन बाद में मेंटेनेंस डोज भी चलता रहता है। तो टोटल ये ट्रीटमेंट है दैट रिमेन्स देयर फॉर नियरली 8 to 10 months। थैंक यू सर। या ओके, योगेश पुरोहित साहब, एडवोकेट योगेश सर। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, बोलो बोलो। सर मेरी मदर को कार्सिनोमा मेटास्टेटिक का है, 2 से 3 साल हो गए। ओके कीमो रेडिएशन भी मैंने ले रखा है, ओके। लेकिन अभी क्या कैंसर निकल नहीं रहा है। हाँ हाँ हाँ। उसके रिगार्डिंग देखना था। नहीं, ये मैंने बताया ना, वो इट इज अ कॉमन जनरल प्रॉब्लम विथ एवरीबडी। कैंसर के जितने भी पेशेंट्स है, सारी चीजें करने के बाद भी ये निकल नहीं रहा, या तो दोबारा से आ जाता है। बराबर, उसको निकलना है तो एक ही रास्ता है कि वो जो दोबारा से आने वाले, एक बार निकल गया तो दोबारा से क्यों आता है? क्योंकि प्रिकॉशंस दे रिमेन इन योर बॉडी, वो नहीं सर, कभी भी निकला दोबारा है। से तब्दील हो जाते हैं कैंसरस दो सेल में। 2 से 3 बार उसको फाइट, ट्रीटमेंट ले लिया। सही है सर। वो मैं बोलता हूँ ना, मेरे पास ऐसे ही पेशेंट्स है मेरे पास पहली दफा वाला पेशेंट तो बहुत कम रहते हैं। मेरे पास जो भी पेशेंट्स आते हैं वो 90% पेशेंट ये रहते हैं कि जिनको 1 बार 2 बार 3 बार रीकरेंस है, और नाउ देयर इज नो ऑप्शन, अभी कोई चारा ही नहीं है। तो वहां पर जाकर के ये प्रोडक्ट जब काम करता है, रिजल्ट देगा, तो वो चीजें ये है कि अभी बताएगा। यहाँ पर मैं हमेशा से बोलता हूँ कि जिसको भी फायदा मिले, आई विल रिक्वेस्ट, आई वुड सजेस्ट कि भाई आपको अगर फायदा मिला है आपके फैमिली में, तो यू टेल समबडी एल्स, उनको भी फायदा मिले। सर ये ये देख के नहीं मेटास्टेटिक कि में भाई काम हमारा हो करता गया चलो अभी है। हमको किसी को बोलने की जरूरत नहीं है। आप अगर किसी 4 लोग को बताओगे तो उनको भी वो दिक्कत से बाहर निकल सकता है वो बंदा। यू कैन सेव समबडीज लाइफ, राइट? तो 100% रिजल्ट आएगा, कोई टेंशन नहीं है। लेना पड़ेगा, लंबा अरसा लेना पड़ेगा, विथ पेशेंस लेना पड़ेगा, ठीक है सर। राइट? रिजल्ट्स आना तय है। देखो कहीं और से नहीं आने वाला, मैं आपको बताऊं। कोई आपको कुछ भी बोल ले, कोई भी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट बता ले, कोई भी यूनानी बता ले, नथिंग इज गोइंग टू हेल्प यू आउट। ओनली एंड ओनली स्टेम सेल्स कैन हेल्प इन दिस कंडीशंस, राइट? तो ठीक है सर। थोड़ा पेशेंस के साथ करना पड़ेगा, लंबा जाएगा लेकिन रिजल्ट्स आएगा। तो सर ये ठीक कैंसर है? निकलने के बाद भी अपन को प्रोडक्ट लेना पड़ता है क्या? नहीं नहीं नहीं, कैंसर खत्म हो जाने के बाद, जैसे मैंने बताया, 4.5 5 6 6.5 महीने में रिजल्ट आ जाएगा, कैंसर का रिपोर्ट नॉर्मल आ जाएंगे। आने के बाद भी 2 से 3 महीना 4 महीना लेना पड़ेगा, उसके बाद बंद करते हैं। नॉर्मल केस में ये जैसे मैंने बताया 8 to 10 months मिनिमम चलता है। किसी केस में वो 10.5 11 12 महीना भी चलता है, लेकिन बहुत रेयर कंडीशंस में। नॉर्मली 8 to 10 months इज मोर देन सफिशिएंट, और दोबारा से नहीं होता है। उसके बाद यस, ऑलवेज एक बात मैं हमेशा से बोलता हूँ कि सारी चीजें नॉर्मल हो गई, ट्रीटमेंट बंद हो गई, उसके बाद साल में एक दफा, साल में एक दफा 2 से 3 महीना एक छोटा सा मेंटेनेंस डोज लेना है। वो टाइम पे लोडिंग डोज कोई नहीं जाएगा। ठीक हाँ, है। सवेरे शाम एक एक ले लिया, ऐसे मेंटेनेंस। मान लो कि कुछ भी छोटा मोटा है, राइट, वो जो पैदा हो गए वो सेल भी सेल ही है, वो भी डैमेज हो सकते हैं ना आगे जाके। तो हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रेंथन करने के लिए उसको साल में 2 से 3 महीना एक छोटा डोज ले लेने का, इसका एज ए प्रिकॉशन, और कुछ नहीं, जिसका कोई ज्यादा खर्च भी नहीं है, राइट? और हेल्दी रखेगा, बॉडी को फायदा ही देगा। सबसे बड़ी बात क्या है, ये प्रोडक्ट ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ पेशेंट के लिए बनाए। अ हेल्दी पीपल लाइक यू एंड मी आल्सो कैन हैव दिस प्रोडक्ट। सुनो, अभी आप, यू मस्ट बी अराउंड 35 40, आप 40 साल की उम्र के हो मान लो फॉर एग्जाम्पल। आप 40 साल की उम्र के हो, आपकी ऑर्गनल एज अगर मैं आप पूछूं तो आप क्या बोलोगे? 40। क्योंकि मैं 40 का हूं तो मेरा ऑर्गन्स के 40 के होंगे? नहीं होंगे भाई। क्योंकि हमने 40 साल की उम्र पर पहुंचते पहुंचते अपनी कैरियर के लिए क्या क्या नहीं किया, कितने लोड लिए, कितने स्ट्रेसेस लिए, कितनी दौड़ भाग की, हमारा और वो इफेक्ट कहां पर आई? ऑर्गन पे, है ना? तो हमारी एज 40 हो सकती है, ऑर्गन एज कैन बी 50 55, क्योंकि उसको उतनी ज्यादा थकान पहुंचा दी हमने। ये प्रोडक्ट लिया तो क्या करेगा? ऑर्गन को भी रिजुविनेट करेगा, क्योंकि ये स्पेशलाइज सेल के ऊपर काम करते हैं ना, इरिस्पेक्टिव ऑफ विच ऑर्गन, हर जगह पर ये काम करेगा। तो ये हमारी ऑर्गन लेज को भी घटाएगा। यानी हम अगर 40 के हैं, अभी ऑर्गन लेज मान लो कि 50 हो गई, 52 हो गई,
तो ये लेना शुरू करेंगे तो वो भी रिवर्स होना शुरू होगा, क्योंकि नए ऑर्गेनल सेल्स डेवलप होना शुरू करेंगे, आपके ऑर्गन्स रिजुविनेट होंगे, तो आपकी एज 40 ही रहेगी, 40 की कल 41 होगी, लेकिन आपकी ऑर्गन एज अभी 55 थी, वो कम होते होते वो 40 की होगी, 35 की होगी, यानी एट द एज ऑफ 41 42 आपकी ऑर्गन एज आपकी एज से कम हो जाएगी, है ना। आपके बॉडी का जो रिफ्रेशमेंट है, बॉडी का अंदर से रिजुविनेशन, तो वो तरोताजा जो बोलते हैं आपके बॉडी को, तो वो अंदर से करके छोड़ दिए। सो एज ए प्रोफाइलेक्टिक, एज ए प्रिवेंटिव आल्सो एवरीबॉडी शुड टेक इट। ओके सर। कार की सर्विसिंग करते हैं वैसे। हाँ, प्रिवेंशन के लिए। और फैमिली में अगर हिस्ट्री है, मान लो कि अगर किसी की फैमिली में हार्ट की रिलेटेड इश्यूज है, कैंसर रिलेटेड इश्यूज है, डायबिटीज रिलेटेड इश्यूज है, तो फॉर प्रिकॉशन ऑल्सो मैं तो बोलूं कि उनको साल में 2 से 3 महीना ये ले लेना चाहिए, प्रिवेंटिव डोज, सवेरे शाम एक एक। सो आगे जाकर के होने के चांसेस नहीं रहेंगे। सर ओके एक सर जी। नहीं मैडम। ये सर एक क्वेश्चन ये था कि ये हाँ, बोलो। लेते लेते थोड़ा स्लो प्रोसेस में काम करना शुरू करेगा और इसको बिल्ड करना शुरू करेगा, उस दरमियान थोड़ा सा अगर ये फेल रहा है, जैसे कि मैंने बताया मेरे केस में, मेरे पापा के केस में हमने बायोप्सी तक नहीं करवाई, ये सोच के परफेक्ट, नहीं उसको छेड़ना नहीं है अंदर। तो परफेक्ट, बहुत अच्छा किया, सही है। यस सर। तो सर ये करते करते अगर उस दरमियान पेशेंट का डाउनफॉल भी आ सकता है, जैसे थोड़े पेन आए, अभी अभी मेरे फादर असिम्टोमेटिक है, एक भी सिम्टम हाँ, नहीं, सिर्फ उनको ट्रू ट्रू ट्रू। टायर्ड थोड़ा सा टायर्डनेस लगता है, मतलब वॉक करके आएंगे तो टायर्डनेस लगेगा, सो जाएंगे उससे थोड़ा हमें, और रिपोर्ट से थोड़ा पता चला कि ये उनको डेवलप हुआ है। और डॉक्टर्स ने भी ये बताया कि उनको 6 से 8 महीने के पहले का ही ये डेवलपमेंट है, ज्यादा पुराना राइट। वाला नहीं है ये। तो सर अगर कोई डाउनफॉल आता है तो उसके लिए हमको कोई पैरासिटामोल वगैरह तब देनी है क्या, ये सैशेज हम शुरू करें लेने के लिए? और नहीं, देखो ऐसे में भी है ना, तो आई वुड सजेस्ट कि भाई जिस कंसल्टेंट डॉक्टर के पास आप ऑलरेडी जा रहे हो उसी से लो, हाँ क्योंकि इवन पैरासिटामोल हाँ हाँ या इबुप्रोफेन हाँ हाँ वो भी ये हिपेटिक कंडीशंस क्या है उसके हिसाब से दे सकते हो, राइट। कौन सा डोज हाँ देना है, तो क्या देना है, कितने अरसे तक देना है, हाँ क्योंकि ये सारी हिपेटोटॉक्सिक चीजें ही है, हाँ हाँ। राइट, नेफ्रो और हिपेटो, तो संभल के ही देना है, दे सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं दे। अगर आदमी बहुत ज्यादा दिक्कत में है तो टू गेट रिलीफ यू कैन गिव। ओके तो ओके, तो मेरा पूछना यही था कि सर ऐसा पीरियड भी आ सकता है ना, हम आपका हाँ, सैशन। ये आ सकता है, डेफिनेटली आ सकता है, जब तक कैंसर जाएगा नहीं तब तक ये छोटी मोटी चीजें हाँ हाँ। आएगी। ओके हाँ, ओके सर, ओके, थैंक यू तो थैंक यू। उसके लिए तो जो नॉर्मल ट्रीटमेंट्स लेते हैं वो नॉर्मल ट्रीटमेंट लो, जड़ से निकलने के लिए स्टेम सेल काम आएगा। ओके सर, ठीक है, या अंडरस्टूड। यस सर, ओके, या थैंक ओके, या बाय। अलका मैम। असीम भाई। असीम भाई को कुछ पूछना है। असीम भाटी सर। हिनल मैडम। असीम भाई। અસીમ ભાઈ ને બદલે તમારે પૂછ્યું તો તમે પૂછી લો હિનલ મેડમ, કદાચ એવું બી બને કે એમના કોઈ સવાલનો જવાબ આ લોકોએ પૂછ્યા ને એમાં આવી ગયો હોય. किसी को कोई क्वेश्चन है? सुनील सर, पंकज सर, नितिन भाई, कोमल मैडम, जिनेश सर, जयपाल भाई, कोई क्वेश्चन है? मेरे को पूछना था। एक मिनट, पंकज सर। यस हाँ, मेरे को एक यस पूछना पंकज था भाई। सर कि अभी, हाँ, मानो कि ट्रीटमेंट का कॉस्ट ऑफ थेरेपी कितना होता है, और दूसरा ये कि ये मतलब जो लोडिंग डोज में हम स्टार्ट करते हैं, बाद में टैपरिंग डोज में करते हैं, तो आपने बोला कि 8 से 10 महीने लगेगा, ठीक है, तो लोडिंग डोज कितने महीने तक रहेगा फिर? लोडिंग डिपेंड डोज करता है कि नॉर्मल केस के सिचुएशन अंदर, हाँ, लुकिंग एट द कंडीशन कि कि भाई कितना है, कितना एग्रेसिव है, कितना फैला हुआ है, उसके हिसाब से भी गिव। नॉर्मल केस के अंदर लोडिंग डोज 3.5 महीने से लेकर के 5-5.5 महीने तक जाता है, राइट। उसके बाद वो टेपरिंग वे में बंद भी होता है।
ठीक है। और सर इसका कॉस्ट ऑफ थेरेपी कैसा रहता है? सर कॉस्ट ऑफ थेरेपी जिन्होंने आपको बुलाया है ना उनसे, क्योंकि वो पूरा आपके रिपोर्ट के हिसाब से काउंट करके बताना पड़ेगा कि भाई ये इतने अरसे तक इतना जाएगा, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा। तो इनिशियली फॉर फर्स्ट 3 months दिस विल बी द एक्सपेंसेस, आफ्टर दैट ये पर मंथ एक्सपेंसेस ये रहेगा और टोटल एक्सपेंस ये आएगा। सो दैट कैन बी कैलकुलेटेड एंड इट शुड बी गिवन टू यू। बट बिलीव मी वन थिंग, कि जैसे हम कैंसर का कोई भी पेशेंट लेके कहीं पर भी जाते हैं, चाहे वो जायडस में जाओ या हिमालयस में जाओ या ट्राई कलर कहीं पर भी जाओ, तो यू नीड टू स्पेंड लॉट ऑफ मनी। बहुत ज्यादा पैसा, यानी 5-10 लाख रुपया। यहाँ पर ऐसा नहीं होता। हम्म? उसकी कंपैरिजन में आई वुड से 20-30% के अंदर आपका काम हो जाता है। लेकिन वो कितना लगेगा, कितने टाइम में कितना लगेगा, मंथ आफ्टर मंथ, आप तो जो पूरा उसका ब्रेकअप है वो जिन्होंने आपको बताया ना, वो आप रिपोर्ट भेजोगे कैलकुलेटिंग ऑन दैट बेसिस हाँ कि खुली आपको गई इतना इतना लगेगा। दे कैन गिव यू एग्जैक्ट। ऐसा नहीं है कि हमें आपको हमें कराओ ना તમે आपको पहले बताया जाएगा, सो दैट यू कैन मैनेज। हाँ, कि भाई वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते। सी मैंने क्या बताया कि ये ऐसा नहीं है कि हमने हाँ जोश जोश में शुरू कर दिया, जोश जोश में शुरू किया, महीना 2 महीना कर लिया, बाद में अभी वी आर नॉट इन अ कंडीशन टू अफोर्ड और हमने बंद किया, तो पैसा तो वेस्ट हो गया ना। सो वी डोंट वांट दैट एनीबॉडीज मनी शुड बी वेस्टेड। दे हैव टू हैव अ क्लैरिटी कि भाई मुझे ये करना है, इतने टाइम चलेगा, मुझे ये टाइम में इतना इतना पैसा लगेगा, एंड द टोटल कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट विल बी दिस, राइट? सो एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड टू यू। You can go through that, you can decide, and once you decide, I would request and suggest के never stop in between, right? ઓકે સર, ठीक ઓકે. है, yeah. અસીમભાઈ હવે તમે ઉપર કરી લ્યો. હલો હલો हाँ, बोलो बोलो असीम भाई. સાહેબ મારા પપ્પાને બોન મેરો છે, હાડકાનું છે. हाँ. એ લગભગ બી દિવાળીના ટાઈમમાં મેં એમઆરઆઈ કરાવેલી હતી, એમાં કઈ હા. આવેલું નહોતું. ઓકે. પછી હમણાં 2 મહિના પહેલે ડિટેક્ટ થયું. એટલે એક નોર્મલ રિપોર્ટ કરે એમાં ડિટેક્ટ થયું. પછી તનવીર મકસૂદ કરીને ડોક્ટર છે, એમને મેં બતાવ્યું તો મારા પપ્પાને ઓકે. કેમો ચાલુ કરેલા છે. 5 કેમો થયા છે હમણાં સુધી. એમને ઓકે. કોઈ જાતની રાહત નથી હમણાં બી કેમોથી. हाँ 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 हाँ, राइट કમર બહુ દુખે, કમર સાઈડ થી છે રાઈટ હાડકાનો. રાઈટ રાઈટ. હા, એટલે હું તમને એ જ કહું છું કે અસીમ ભાઈ, આની અંદર કેવું છે કે એલોપેથીની ટ્રીટમેન્ટ તમને સિમ્પ્ટોમેટિક રિલીફ આપી શકશે, ઓકે તકલીફોમાં રાહત આપી શકશે, મટાડી નહીં શકે, ઓકે સર. રાઈટ? આપણે ઓકે તો શું કરવું છે, મટાડવું છે. હવે આ જે બોન મેરો ની અંદર થી પ્રોબ્લેમ થાય ને, તો બોન મેરો તો શું છે, ઇટ્સ અ સ્પેશિયલાઇઝ સેલ. હા હા આપણા બોડીના સ્પેશિયલાઇઝ સેલ છે, જે આપણા બોડીની અંદર આરબીસીસ તૈયાર કરે છે, પ્લેટલેટ્સ તૈયાર કરે છે, સીરમ તૈયાર કરે, આપણા હિમોગ્લોબિન તૈયાર, એ એનું કામ છે, રાઈટ? હવે ઓકે એની અંદર જ કેન્સર થાય તો આ બધામાં તકલીફ આવવાની. આવવાની. હવે એ તૈયાર કરવાવાળા જે મધર સેલ છે, સ્ટેમ સેલ આપણા બોડીના, હા એ તૈયાર કરવાવાળા મધર સેલ, સ્ટેમ સેલ આપણા બોડીની અંદર જે છે એ એટલા ફૂલ્લી એક્ટિવ નથી, ઇફેક્ટિવ નથી. તો આપણે ઇફેક્ટિવ નથી. ક્યાંકથી નવા સ્ટેમ સેલ લઈને બોડીમાં નાખવા પડે, જે એ સ્ટેમ સેલને ઓકે તૈયાર કરે, રીએક્ટિવેટ કરે, કે જેને કારણે ઓકે એને સર. નવા સ્પેશિયલાઇઝ સેલ બનતા થાય અને આ બધાનું સોલ્યુશન આવે, ઓકે બરાબર? એટલે ઓકે આનો સર. એકમાત્ર ઉપાય સ્ટેમ સેલ છે. ભલે કોઈ કઈ પણ કહેતું હોય ને કે ભાઈ કીમોથી ઓકે સર. આવી રહેશે, શરૂઆતમાં સારું લાગશે, હા પણ 2 મહિના પછી, 3 મહિના પછી, 4 એમાં મહિના જે પછી ડોક્ટરે ફરી પાછું થશે યાર. એટલે ઓકે આપણે ડોક્ટરે તો મને દર 3 મોકલવું મહિને, નથી 4 કીધેલું. મહિને, 6 મહિને બધા ટેસ્ટ કરાયા કરવાના, ડોક્ટર પાસે જયા કરવાનું, નવેસરથી કીમો ચાલુ થાય, નવેસરથી રેડી. હા ત્યાં આ નેવર એન્ડિંગ પ્રોસેસ થઈ જાય ને. એનો મતલબ કે મટતું તો છે નહીં, આપણે કંટ્રોલ કરીએ છીએ, આપણે મટાડવું છે. કંટ્રોલ જ થવાનું છે. હા, હું એ જ એમની કહું પહેલી છું કે મીટિંગમાં જ કીધેલું હતું કે આ હું રોકી શકું છું, હું મટાઈ હમ, નથી શકતો. હું પર કહી દીધેલું હતું બસ. મને ડોક્ટર. હવે હું તમને અસીમભાઈ, હું તમને એમ કહું છું કે આપણે ખાલી રોકવું નથી યાર, આપણે તો રોકવું છે ને મટાડવું છે. મટાડવું બી છે ફરી વાર સાહેબ. થવું ના જોઈએ. ગોટ માય પોઈન્ટ? 65 તો વર્ષ એને 65 માટે વર્ષની ઉંમર છે પપ્પાની. કોઈ ઇશ્યુ નહીં આવે, કોઈ વાંધો નહીં. ઓકે સર. હા, 65 ને ભલે 85 હોય તોય વાંધો નહીં, અને 8 ઓકે મહિનાનું બાળક હોય તોય વાંધો નહીં. આનાથી કોઈ ઓકે મતલબ નથી. આપણે આપણે ઓકે સર. સેલ્યુલર લેવલ પર કામ કરવાનું છે, સેલ આપણા બોડીના. ઠીક ઓકે છે? સર. એટલે રિઝલ્ટ મળશે, પાકા મળશે. ઇન્શાલ્લાહ. હો, ને પાકું. બીજું સર કે મને સુગર છે, ડાયાબિટીસ છે, હા. 220 જેવું, 220 230 જેવું રહે છે. તો એના માટે બી આ કામ 100% કામ કરે, કેમ નહીં? તમારું HbA1c રિપોર્ટ્સ કાઢ્યા છે તમે, કે 3 મહિના ઓકે જે પેલું કાઢે 8.7 રહે છે સર. 8.7? ઓકે, એટલે મેનેજેબલ છે, વાંધો ના આવે, ઓકે બરાબર? હા ટ્રીટમેન્ટ ઓકે એક વસ્તુ કહું ખાસ, કે ડાયાબિટીસ ની અંદર આની ટ્રીટમેન્ટ વર્ષ, સવા વર્ષ ચાલે છે. બરોબર. કઈ કેમ? વાંધો નહીં સાહેબ, તમે જીવન કોઈ પણ વસ્તુ આપણે ખાઈએ ને, કોઈ પણ વસ્તુ ખાઈએ એટલે એમાં સુગર હોય જ. આવે આવે આવે. એટલે તમારા
એ ઓર્ગનને કન્ટિન્યુઅસ લોડ રહેવાનું છે ઓકે સર અને સુગર રિવર્સ કરવામાં વાર લાગે જ છે, પણ લાગે લેવી લાગે પડે, સર લાંબો ટાઈમ પણ મટે. હા, લેવું છે. ને Oh, આ yeah. પપ્પાની દવા ક્યાંથી લેવાની સર? એ હિનલ એવું તો મેડમને કઈ તમે નહીં કહેશો સર. ને એ તમને બધું હિનલ મેડમ કહેશે તમને. તમને જીનલ તમારા મેડમ જરા રિપોર્ટના હિસાબે આખો ડોઝ તૈયાર કરીને કહેશે તમને. એ ઓકે પ્રમાણે તમારે તમને એમને જ કહી દેવાનું, હિનલ મેડમ જ તમને ત્યાંથી પહોંચાડી દેશે. હા, ઓકે ઓકે કારણ કે સર. હું તો હા અત્યારે બહાર છું, યુએસએ છું, ઓકે સર પણ થેન્ક યુ. પ્રોડક્ટ તો ત્યાંથી અવેલેબલ ઓકે કરાવી સર દઈશું. હા, ઓકે સર ઓકે, ઓકે ઠીક है, ઓકે હા. Yeah. ઓકે अलका मैम, Okay, अलका मैम. જીનલ મેડમ हेलो सर. हाँ बोलो बोलो. हेलो सर. हेलो. हाँ पिछले नमस्कार. हफ्ते मेरा पेशेंट था सर, ब्रेन ट्यूमर का. हाँ. थोड़ा मेरी फ्रेंड ही थी वो. उसका हम्म वोमिटिंग का प्रॉब्लम था और पेन था, मतलब शोल्डर हम्म और वो. अभी हम्म वोमिटिंग तो उसका कवर हो गया, उसको जो चक्कर हाँ आते थे वो भी कवर सही है. हो गए, मतलब 8 दिन तो हो गए हम्म दवाई में, पर उसका पेन अभी पेन नहीं धीरे जा धीरे रहा. जाएगा मैडम, बॉडी के अंदर जब तक इन्फ्लेमेशन रहेगा ना, वो स्लोली एंड ग्रेजुअली जाएगा. जाएगा ये कंफर्म है. सही है. सर टाइम सही टाइम है. लेगा. अगर पेन या ऐसा कुछ है तो पेन किलर जो भी पॉसिबल है उसकी बॉडी को जो सूट करता है वो दे सकते हैं अपन. लेकिन ऐसा नहीं कि ये स्टेम से लेना शुरू करेंगे तो तीसरे दिन से बंद हो जाएगी वो सारी चीजें. जब तक वो चीजें बॉडी में से गायब नहीं होगी 100%, तब तक ये छोटी मोटी चीजें एज ए प्रेसिपिकेशन बाहर आती रहती है. तो वी नीड टू ट्रीट इट विद एलोपैथिक मेडिकेशन. वो आप हार्दिक सर को बोलना, वो बता देंगे कि ये लो, हो जाएगा, क्योंकि वो उसका ओके. एक्सपर्ट बंदा है. और दूसरा ऐसा था सर कि हाँ. उसका जो है, अपन ने डोज उसको सुबह एक पाउच और रात को एक पाउच, ऐसे 2 हम्म डोसेज दिए, तो क्या बढ़ाना है कुछ थोड़ा बहुत? क्योंकि रेणु मैडम सजेस्ट कर रहे थे कि थोड़ा बहुत हम्म डोसेज अपन को बढ़ाना पड़ेगा, तो हाँ, वो वो बोल दो एक रिपोर्ट बार. मेरे को भेजना, वो रिपोर्ट भेजेंगे ना. सो गोइंग थ्रू रिपोर्ट मैं बताऊंगा. ठीक है तो कि एमआरआई अभी इतना करना पड़ेगा चलेगा. सर. कौन सा एमआरआई करना पड़ेगा, एमआरआई. करवाना है तो करवाओ, बाकी एमआरआई से मटने वाला थोड़ा है. एमआरआई तो डिटेक्ट करेगा कि है क्या, कितना है, बराबर. बाकी के हाँ. रिपोर्ट्स में अगर आ गए तो अभी जरूरत नहीं है तो जाने दो, खोटा खर्चा क्यों करने का. ओके सर, और ठीक. एक्चुअली लगता है सर कि वो जा करना है ही तो रहे कर थे. दो. हम्म एक्चुअली वो जा ही रहे थे एमआरआई करवाने के लिए, सीटी स्कैन, एमआरआई हम्म वगैरह. फिर उनको मैंने हाँ यही सजेस्ट किया कि आपको जो दिक्कत है उसका आपको सॉल्यूशन चाहिए. वापिस आपको हाँ, जो वो दिक्कत है एमआरआई से वही थोड़ी उसको होने वाला है. आप चेक कराने जाएंगे तो उसमें खाली खोटा खर्चा होगा 10-12 हजार. तो Correct. मतलब नहीं. मीन्स हम्म वही डिटेक्ट करके करेंगे क्या, अगर आपको ट्रीटमेंट ही ये करना है. और वो वही पिछले वही चार वही पांच साल से तो एलोपैथिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं. ट्यूमर जैसा नहीं सही है. बोल सकते सर उनको, हम्म लेकिन हम्म है माइग्रेन समझ सकते हैं. या फिर किसी ने बोला है हम्म उनको, एक उन्होंने कुछ जगह चेक किया था सूरत में, तो कुछ तो भी हाँ गांठ જેવી બંધાઈ છે એવું કઈ કીધું હતું એમને. ओके. તો मे बी इट मे बी क्लॉट वगैरह समथिंग. हाँ हाँ, बट बिनाइन होए का तो गैंग्लियंस होए. बिनाइन है. बट रिलीफ तो कुछ हुआ नहीं उनको, 2-3 साल से तो कर रहे हैं. फिर फाइनली मैंने हम्म उनको समझाया कि आप खाली खोटा पैसा मत वेस्ट करो एंड ये हम्म चालू करो. तो सर अभी 5-6 दिन हुए आई थिंक सो. तो वॉमिटिंग वगैरह जो सेंसेशन था उसको, या फिर हम्म फ्रेशनेस नहीं लगता था, तो वो तो अच्छा लग रहा है. अभी वॉमिटिंग वगैरह नहीं हम्म आ रहा है, लेकिन हम्म सर आपनो अवाज बंद થઈ ગયો. पेन है. हार्दिक सर. लेकिन चालू है सर, चालू है, चालू है सर मेरा. हाँ आ रहा नहीं, है. अभी बीच में आना बंद हो गया था आवाज. ओके ओके सर, कुछ नहीं. अभी 5-6 दिन ही हुए उनके, तो देखे जाए नहीं तो नहीं, वो पाँच. कंटिन्यू रखना पड़ेगा, सर बराबर, एक लेकिन ये हो ही पॉजिटिव जाएगा. सर एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि हम्म उसको भूख भी अच्छी लग रही, और मुझे ऐसा फ्रेश लगा उसके ऊपर में, जो भी मैं, मेरा करेक्ट. ऑब्जर्वेशन रहता है हर हम्म पेशेंट में, जब मैं दवाई देती हम्म हूँ उसके 5-6 दिन बाद मैं फॉलोअप लेती, तो एक फ्रेशनेस करेक्ट करेक्ट रहता, करेक्ट. उनकी भूख लगती, बहुत अच्छा रहता है सर. इधर बेस्ट अपने लिए तो बहुत बेटर है सर. नहीं नहीं, ऐसा, वो थैंक यू सर. ये उसका प्रॉब्लम भी सॉल्व हो ही जाना है, पक्का होगा, कोई टेंशन नहीं है. हाँ, टाइम लेगा, थोड़ा प्लस माइनस होता है. किसी बंदे को 5 दिन में, किसी को 15 दिन में जैसे फर्क गिरता है ना, तो थोड़ा प्लस माइनस होगा. 100% ये जाएगा, और जाएगा इतना ही नहीं, दोबारा से होने के चांसेस नहीं रहते. गॉट माई पॉइंट. तो इस ओके. थोड़ा थोड़ा उनको मोटिवेट करते रहने का, और क्या है कि भाई ये मान लो कि थोड़ा बहुत पेन है तो हार्दिक सर को बोलो, वो कोई एनएसआईडीज दे देंगे, कुछ भी दे देंगे, तो हो जाएगा वो. ओके. या
ओके, किसी को क्वेश्चन है? हेलो सर, डॉक्टर इनल। यस हाँ बोलो बोलो। सर एक्चुअली एक पेशेंट है 43 इयर्स ऑफ एज। हाँ उनको मतलब पहले ब्रेन ट्यूमर हुआ था, तो उनका ओके ऑपरेशन करवाया और उसके बाद है ना उसमें पानी भर गया ब्रेन में, ऐसा बोला। तो ओके उसकी वजह से उनको हियरिंग कंप्लीट 100% हियरिंग लॉस। हम्म तो 43 इयर्स ऑफ एज है, तो उनको राइट। क्या मतलब डोज कितना जाएगा और कितने टाइम में उसको मतलब क्या 100% उसका हियरिंग लॉस वापस आएगा, क्या होगा इसमें? देखो अभी ये सिर्फ एक ही चीज है कि अगर ऑपरेशन किया वो टाइम पे कोई ओटिक नर्व को उन्होंने कट ही नहीं कर दिया बाय मिस्टेक, तो ये वापिस आ सकता है। गॉट माय पॉइंट? ओके तो ये ओके पक्का आ सकता है, कोई टेंशन नहीं है। सिर्फ अगर जिसको गलती बोल सकते हैं ना, ऑपरेशन में हाँ अगर वो हाँ नहीं है तो वो वापिस पक्का हो सकता है। डोज उनका जाएगा सवेरे शाम 2-2। उनको ओके। शुरुआत करवाओ रोज का सवेरे शाम 1-1 से शुरू करवाओ। एक वीक के बाद उसको सवेरे शाम 2-2 करवा दो, और वो ओके। जाने दो कम से कम 4, 4.5-5 महीने। और बाय दैट टाइम उनका पता तो चली जाएगा। वो आपसे जब भी मिलेंगे बात करेंगे, यू विल कम टू नो ओके कि उनका ऑटिक नर्व क्या कट तो नहीं प्रॉब्लम। हुआ था ना तभी। हाँ सही है। अगर ऐसा कोई रिपोर्ट में है तो वो रिपोर्ट देख लो कि ऑटिक ओके नर्व सर, को तो वो कोई सेंड डिस्टर्बेंस करेंगे वो नहीं तो। किया ना। हाँ ठीक है। लेकिन सर वो मेरी फ्रेंड ही है, तो मैं आपसे हाँ बात ही करवाऊंगी क्योंकि वो थोड़ा ज्यादा, क्योंकि ये सब बहुत सारा पैसा खर्च हो देखो गया अभी इसमें 5 दिन के और लिए तो मैं डिस्टर्बिंग। मिलूंगा नहीं, क्योंकि कोई बात हाँ नहीं सर। टुमारो, हाँ कल शुक्र शनि रवि 3 days वी आर आउट ऑफ हाउस, हम लोग बाहर जा रहे। तो आई विल बी बैक नो ऑन मंडे, प्रॉब्लम। सो ट्यूसडे के बाद बात कर सकते हैं। ओके, तभी तक मैं अगर जो रेडी होती है तो ये बोल सकती हूँ कि मॉर्निंग इवनिंग 1 वीक हाँ तक मॉर्निंग एक एक इवनिंग में डोज। 1-1 स्टार्ट करवाओ, और 1 वीक के बाद उसको सवेरे शाम 2-2 करना पड़ेगा। और वो कम से कम 4.5-5 महीना चलेगा। ठीक है। ओके सर। ओके या श्योर, ओके थैंक ओके यू। ओके। ओके अब जो ओके ओके, ऑल पार्टिसिपेंट, किसी को कुछ क्वेश्चंस है? सैमसंग, पंकज सर, नितिन भाई, कोमल पटेल, जिनय, जयपाल, भूपेंद्र भाई, असीम भाई, किसी को कुछ क्वेश्चंस है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर सेशन वाइंड अप करते हैं। 2 घंटा वैसे भी हो भूपेंद्र भाई, गया। यस सर, सर भूपेंद्र सर इज हैविंग या सम श्योर क्वेश्चंस। श्योर श्योर, है ना No, प्लीज। no, No, I sir. said I'm Visit. going to done. हाँ I'm done. हाँ भूपेंद्र भाई बोलो। No, hello. हाँ भूपेंद्र भाई बोलो बोलो। No, no, I said I'm done. Thank you. या ओके 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 सर। Same here. No question, sir. ओके नितिन भाई, We will, yes, sir. We will visit Hardik bhai. या डेफिनेटली। नेक्स्ट मंथ वैसे भी मैं 10th को वापस आ जाऊंगा इंडिया, राइट? तो 10 के बाद Okay. कभी भी प्लानिंग हो, यू कैन कम डाउन टू Sure. बड़ौदा। अगर मेरा कुछ प्लानिंग बना तो मैं भी आऊंगा। ठीक है। Yes, नितिन sir. भाई आपको No. कुछ क्वेश्चन है? ओके सर एक मेरे मिलने वाले हैं, उनके 5-6 साल की एक गुड़िया है, उसकी आई साइट धीरे 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 सर कम हो रही है, हाँ तो उसके लिए कुछ होगा क्या सर उसको अगर वो? पक्का होगा। जैसे मैंने बताया, मुझे सिर्फ रिपोर्ट भेजना, रिपोर्ट देख करके आई कैन से विद श्योरिटी। बराबर, रिपोर्ट देख लेता हूँ ना तो मुझे ठीक है पूरा सर, मैं मीन्स उनको आई कैन बोलता मेक हूँ, इट आउट। रिपोर्ट वगैरह होती है तो मैं उनको बोलता हाँ हूँ। तो रिपोर्ट के हिसाब से मैं देख जी जी सकता हूँ जी कि भाई ये ठीक है, कितना फायदा मिलेगा, कब तक मिलेगा, और पक्का ये हो ही जाएगा। इतना टाइम जी लेना पड़ेगा। जी। तो और रिपोर्ट विल सर मेक लॉट ऑफ डिफरेंस। ओके सर। रिपोर्ट मेरे को भेज दीजिए आप। जी सर। और सर मेरी रिपोर्ट का आप एक बार बताओ, मतलब देखिए आप थोड़ा सा रिप्लाई थोड़ा जल्दी देना सर। श्योर श्योर श्योर। हाँ पुरोहित सर, आप अभी मुझे भेज देना रिपोर्ट। हाँ, लाखिला है तुमने, लाखिला है ये। यस 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 यस। ओके 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 सर, थैंक्स अ गुड लॉट। नाइट। थैंक यू सर, थैंक एंड यू। सर वंस थैंक अगेन यू। हैप्पी गुरु पूर्णिमा सर। या थैंक यू। यातीत पगे पड़े हैप्पी सर, इट्स गुरु ऑलवेज मूर्ति पूर्णिमा सर। प्लेजर यातीत टॉकिंग पगे टू यू पड़े पीपल। तुमने। अरे भाई थैंक यू आशीर्वाद सर। से एंड बंधा ना। चौकस चौकस चौकस। बने बने। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके रेनू मैम। या ओके, सी यू देन। गुड नाइट सर। ओके बाय गुड बाय। नाइट। गुड नाइट या सर। बाय। पार्टिसिपेंट्स,